यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। एपिसोड 41। अब आगे माही ने पानी पीते हुए एक नजर सामने बैठ अपने गुरु धना आचार्य जी पर डाली, जो उसी की तरफ देख रहे थे। जिन्हें देख माही ने एक गहरी सांस ली और पानी का गिलास रखकर गुरु धना आचार्य जी की तरफ देखा। तभी माही ने कहा, आपको कुछ पूछना है गुरुदेव। वही गुरु धना आचार्य जी जो माही को होश में आता देख राहत महसूस की। वो माही के अचानक बेहोश होने से बहुत घबरा गए थे। वो बहुत समय में जाकर अपने होश में वापस आई थी। माही के होश में न आने से पहले उनके पास माही के लिए अनगिनत सवाल थे, पर अब माही को अपने सामने सही सलामत देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से अपनी बातें शुरू करें। उन्हें पहले क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। वो अभी इसी दुविधा में बैठे अपने सामने बैठी माही की तरफ देख रहे थे। इस समय उनके चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव बने हुए थे। वही माही जो उनके बिल्कुल सामने बैठी थी, शायद वो गुरु धना आचार्य जी के मन की दुविधा को समझ गई थी, इसलिए उसने खुद ही उन्हें अपने बारे में बताने का फैसला किया। माही ने कहा, गुरुदेव आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तभी गुरु धना आचार्य जी ने थोड़े हिचकिचाते माही से कहा, रुद्रा। पर तभी वह अचानक रुक गए, जिसे समझ माही ने उनसे कहा, मेरा नाम मीरा है। जिसे सुन धना आचार्य जी ने माही की तरफ देखा। माही ने आगे कहा, मैं भीमपुर राज्य के राजा तेज प्रताप सिंह की दूसरी बीवी कल्याणी की पुत्री हूँ। मैं भीमपुर राज्य की छोटी राजकुमारी मीरा तेज प्रताप सिंह हूँ। वही माही के बारे में जानकार गुरु धन आचार्य जी कुछ देर के लिए तो सदमे में ही चले गए। उन्हें तो लगा था कि माही कोई साधारण परिवार से होगी, परंतु उन्हें नहीं पता था कि माही उनके सर पर इतना बड़ा बम अचानक ही फोड़ देंगे। वही माही ने गुरु धना आचार्य जी के बनते बिगड़ते चेहरे के भावों ध्यान न देते हुए अपने बारे में आगे बताना शुरू किया। वही माही जैसे जैसे अपने बारे में बताती जा रही थी, आचार्य धना आचार्य जी बेचारे कभी सदमे में जाते तो कभी उसके कारनामे सुनकर अपना सर पकड़ लेते। धीरे धीरे माही ने अपने बारे में कुछ साफ साफ गुरु धना आचार्य जी को सब बता दिया कि किस तरह साजिशों के चलते उसे अपने घर से निकालकर यहाँ आना पड़ा और क्यों उसने अपना रूप इस तरह बदला। किस तरह अगर वह राजकुमार सूर्य से बचकर यहाँ रहस्यमयी अकादमी में आए। वही माही की कहानी सुन बेचारे आचार्य धनाचार्य जी तो कुछ समय लिए तो सदमे में ही बैठे हुए थे। वही माही ने अपनी सारी कहानी बताकर जब उसने अपना सर उठाकर सामने बैठे अपने गुरु की तरफ देखा तो वो थोड़ा डर गई, क्योंकि गुरु धना आचार्य जी बेहोश हो चुके थे। जिसे देख माही ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए एक गिलास में पानी लेकर पानी के कुछ बूंदे उनके ऊपर डालने लगी। वही कुछ समय की कोशिशें के बाद आखिरकार माही अपने गुरु धना आचार्य जी को होश में ला ही दिया। वही गुरु धना आचार्य जी अपने होश में आकर अपने सामने बैठी लड़की को एकटक हैरानी से देखते रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी उम्र में माही ने इतने बड़े कारनामे कर दिए। वह अकेले इतनी खतरनाक जंगलों को पार कर यहाँ रहस्यमयी अकेडमी तक पहुंची थी, और वो भी उस इंसान को पागल बनाकर जिसे सभी राज्यों में सबसे समझदार, बुद्धिमान और ताकतवर राजकुमार होने का खिताब दिया गया था। कुछ देर बाद आचार्य धन आचार्य जी सामने एक कुर्सी पर बहुत ही गंभीर भाव लिए हुए बैठे हुए थे। उन्हें कुछ देर पहले की हुई अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी हो रही थी। वह एक सभ्य और समझदार अध्यापक थे। वो इस तरह बर्ताव नहीं करते थे। उन्होंने अपना गला साफ करते हुए सामने बैठी माही की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही गंभीर भाव बने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि माही को अपनी सच्चाई गुरु धना आचार्य जी को बताकर भी कोई डर नहीं था, जिसे जानकर वो काफी खुश थे। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद माही उन पर विश्वास करने लगी है, पर अभी भी माही के चेहरे पर परेशानी के भाव बने बने हुए थे। जिसे देख गुरु धना आचार्य जी ने माही से सवाल किया। माही ने उन्हें अपना नाम मीरा कहने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि वो अपना पिछला जीवन भूलना चाहती है, इसलिए वो उसे अब माही के नाम से ही बुलाए। वही माही के बारे में जानकर गुरुदेव को भी उसके लिए काफी बुरा लगा रहा था कि वो किस तरह अपनों की ही साजिशों का शिकार हुई। इसलिए उन्होंने भी उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और शांति से उसकी बातें मान ली। वही अपने गुरु की आवाज सुन माही ने गुरु धना आचार्य जी की तरफ देखा। क्या हुआ, कोई समस्या है? गुरु धना आचार्य जी ने माही के चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया, जिसे सुन माही कुछ समय तक चुप रही। फिर उसने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए गुरु धना आचार्य जी से सवाल किया, गुरुदेव क्या किसी की यादों को मिटाया जा सकता है? जिसे सुन गुरु धना आचार्य जी कुछ समय के लिए चुप हो गए। उन्हें माही के सवाल का कारण तो पता नहीं था, पर वो इतना समझ गए थे कि माही कोई भी सवाल बिना किसी कारण के नहीं पूछती। इसलिए उन्होंने कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा,
हाँ, हो सकता है अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो और उसका अपने पांचों तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण हो तो ऐसा किया जा सकता, पर इसमें उसकी कुछ समय की ही यादों को मिटाया जा सकता है, किसी की पूरी यादों को खत्म नहीं कर सकते हैं। जिसे सुन माही ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वो इस समय किसी गहरी सोच में थी, जिसे समझ पाना अब गुरु धना आचार्य जी के लिए भी मुश्किल हो रहा था, पर उन्होंने माही से ज्यादा सवाल नहीं किए। तभी माही ने एक बार फिर गुरु धना आचार्य जी सवाल किया, गुरुदेव अकेडमी में प्रतियोगिता कब है? जिसे सुन गुरु धना आचार्य जी ने कहा, आज से 2 दिन बाद इस वर्षों की पहली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिसे सुन माही के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। आगे माही के चेहरे पर आए भावों को देखकर गुरु धना आचार्य जी ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर माही की तरफ देखते हुए कहा, माही क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जिसे सुन माही के चेहरे पर जो कुछ समय पहले एक डेविल स्माइल थी वो और बड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें ऊपर कर गुरु धना आचार्य जी की तरफ देखा, जिन आंखों को देख गुरु धना आचार्य जी का दिल कुछ पल के लिए धड़कना ही भूल गया। माही की आंखें इस समय खून की तरफ लाल हो गई थी। आज उसकी आंखों में किसी को मारने की भावना साफ साफ दिखाई दे रही थी। जिसे देख गुरु धना आचार्य जी को अब कुछ बहुत बुरा होने का आभास होने लगा। उन्होंने जल्दी से अपनी भावनाओं को संभालते हुए माही से सवाल किया, माही तुम क्या करने वाली हो? अब कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम पर कोई बड़ी मुसीबत आए। जिसे सुन माही में कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप अपने दोस्तों की दिशा में देखती रही, जो इस समय जहर के कारण एक गहरी नींद में चले गए थे। उसका छोटा ड्रैगन तो इस समय खतरे से बाहर था, पर उसके दोस्त वो अभी भी खतरे में थे, जिन्हें बचाने के लिए माही को जहर के एंटीडोट की जरूरत थी। और वो उसे रूपाली से ही पता चल सकता था, क्योंकि जो शहर रूपाली ने उसके दोस्तों को दिया था वो खास प्रकार से समुद्र राज्य में ही बनाया जाता था, तो उसका एंटीडोट भी उसके पास होना चाहिए। तभी एक छोटी सी परछाई औषधि कक्ष में आई, जो सीधी गुरु धना आचार्य जी के पास गई। उसने जल्दी से गुरु धना आचार्य जी को कुछ कहा। वही माही अपने सामने से जाते उस छोटे जीव को उसके गुरु की तरफ जाते हुए देखते रही। ये चीज सच में बहुत छोटा और अनोखी लग रही थी। जब वो गुरु धना आचार्य जी से कुछ कह रहा था तो उसकी भाषा को समझ पाना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी अजीब सी भाषा माही के लिए बहुत मुश्किल थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके द्वारा बोली गई भाषा को सिर्फ धना आचार्य जी ही समझ सकते थे। वही गुरुदेव कुछ समय ध्यान से उस छोटे जीव की बातों को सुनते रहे, जिसके बाद वो जीव कुछ ही समय में गायब हो गया। वही उस जीव की बातें सुनने के बाद गुरु धना आचार्य जी बहुत समय तक किसी सोच में डूबे रहे। तभी उन्होंने अपने सामने बैठी माही की तरफ देखा, जिसका चेहरा इस समय किसी शांत समुद्र की तरह शांत था। उसकी आंखें जो कुछ समय पहले गुस्से में लाल थी, वो अभी किसी काली रात की तरह शांत और भावहीन लग रही थी। कुछ समय माही को इसी तरह देखते हुए गुरु धना आचार्य जी ने माही से कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम किस दिशा में जा रही हो? वो कोई आम परिवार नहीं है जिनके खिलाफ तुम जानने वाली हो। अगर तुमसे कोई गलती हुई तो ये तुम्हारे अपनों के लिए सही नहीं होगा। जिसे सुन माही मुस्कुरा दी। उसने अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने कदम अपने दोस्तों की तरफ बढ़ा दिए। गुरुदेव, आपको क्या लगता है, क्या कभी उन लोगों ने सोचा कि अगर मेरे परिवार को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी के बारे में सोचने की जरूरत है। अब जब उन्होंने अपने आप को मौत के मुंह में धकेल ही लिया है तो उन लोगों को मौत के दर्शन तो कराने ही होंगे। ये फर्ज बनता है मेरा कि मैं उन सभी की इच्छाओं को पूरा करूं। वही गुरु धना आचार्य जी को आज माही के बातों से एक अजीब सा डर लगने लगा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अब सब कुछ तबाह करने वाली है। अब जो भी उसके बदले के बीच में आने वाला था, शायद ही वो बच पाएगा। गुरुदेव के उस छोटे जासूस ने उन्हें बता दिया था कि माही के दोस्तों की यह हालत किन लोगों के कारण हुई है, जिसे सुनकर उन्हें अब रूपाली और उसके दोस्तों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो लोग एक छोटी सी हार जीत के लिए किसी के प्राण तक ले सकते हैं। वही माही औषधि कक्ष से चली गई थी। वह अपने साथ कुछ किताबें भी लेकर गई थी, जिनका प्रशिक्षण वह इन 2 दिनों में करना चाहती थी। उसे 2 दिनों बाद होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी करनी थी। वही गुरु धना आचार्य जी भी अपनी तैयारी में लग चुके थे। पता नहीं क्यों पर वह माही को किसी भी मुसीबत में अब पड़ता नहीं देख सकते थे। उन्हें धीरे धीरे माही से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। उनके लिए वो उनकी पुत्री के सामान बन चुकी थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर किसी खतरे में नहीं डाल सकते थे। वो नहीं जानते थे कि माही क्या करने वाली है, पर वो जो भी करने वाली थी उसे रहस्यमयी अकेडमी में बहुत कुछ बदलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अपने ध्यान में बैठे संत देवेश ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें हमेशा की तरफ शांत और भावहीन थी, पर इस समय उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, जिसे उनके सामने खड़े 2 काले कपड़े पहने नकाबपोशों ने भी देख लिया था। जिसे देख वो बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने मालिक को इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा था। यह वही दोनों नकाबपोश थे जिन्होंने माही पर जंगल में अपनी नजर रख रखी थी। उन्हें संत देवेश ने ही माही की सुरक्षा के लिए भेजा था। वहां से आने के बाद उन दोनों ने सब कुछ अपने मलिक को बता दिया। तभी देवेश की आवाज से वो दोनों अपने ख्यालों से बाहर निकले।
प्रतियोगिता में जाने की तैयारी करो, इस बार की प्रतियोगिता में हम भी जाना चाहते हैं। जिसे सुन उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना सर झुकाकर वहां से गायब हो गए। वही सतदेवेश कुछ समय तक वैसे ही बैठे रहे और फिर वहां से खड़े होकर खिड़की के पास आकर बाहर चमकते चांद को देखने लगे, जो इस बहुत खूबसूरत लग रहा था, जिसमें आज भी उन्हें वह काली आंखें और सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे देख संत देवेश मुस्कुरा दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए चांद की तरफ देखते हुए कहा, छोटी बिल्ली, तुम अपने आने वाले युद्ध में पहला कदम रखने जा रही हो। ये तो अभी शुरुआत है। तुम्हारा सफर अभी बहुत लंबा है, जिसमें तुम्हें मेरे साथ की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अब समय आ गया है कि हम दोनों का आमना सामना हो। ये सब बातें कहते हुए वो अचानक वहां से गायब हो गए। वही इन 2 दिनों में माही अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली थी। किसी को नहीं पता था कि माही इन 2 दिनों में अपने कक्ष के अंदर क्या कर रही है। वो ना ही गुरु धनाचार्य जी के पास गई और ना ही अपने दोस्तों को देखने गई। गुरु धना आचार्य जी ने माही को बता दिया था क्या उसका छोटा ड्रैगन अब ठीक है, परंतु तनिष्क, रोशनी और विशाल अभी भी बेहोश थे। उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए शहर के एटीट्यूड की आवश्यकता थी, जो अभी उनके पास नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य जी भी इन 2 दिनों में बहुत व्यस्त थे। वो उसे ऊर्जा नाशक जहर के इलाज में लगे हुए थे, इसलिए इन 2 दिनों में उन्हें भी किसी ने नहीं देखा। तो दोस्तों, कल होगी प्रतियोगिता की शुरुआत, तो क्या होगा आगे ये तो एपी सभी को कल पीटीए चलेगा। तो क्या लगता है क्या करने वाली है माही रूपाली और उसके साथियों के साथ? अब आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। रहस्यमय एकेडमी। 2 दिन बाद ये 2 दिन कैसे बीते किसी को पता ही नहीं चला। आज एकेडमी में प्रतियोगिता का दिन था, जिसका जोश पूरी एकेडमी में दिखाई दे रहा था। एकेडमी में प्रतियोगिता की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। चारों तरफ जोश से भरा माहौल बना हुआ था। सभी बच्चे अपने प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए थे। कुछ के चेहरों पर प्रतियोगिता का उत्साह बना हुआ था, तो कुछ थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। पुराने विद्यार्थियों के चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था, क्योंकि वो पहले भी कई प्रतियोगिताएं लड़ चुके थे। परंतु नए विद्यार्थी जो पहली बार ऐसे किसी प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे थे, वो उत्साहित के साथ साथ थोड़े घबराए हुए भी थे। सभी अकादमी में बने मैदान की तरफ चलने लगे, जहां पर प्रतियोगिता होनी थी। अकेडमी में प्रतियोगिता के लिए एक खास स्थान था, जहां सभी प्रतियोगिता करवाई जाती थी। यह एक बहुत बड़ा मैदान था, जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। मैदान में आने के लिए 3 रास्तों को बनाया गया है, जिससे मैदान में प्रवेश किया जा सकता था। दीवारों के चारों तरफ बैठने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, जिससे मैदान का नजारा अच्छे प्रकार से दिखाई देता था। वही उच्च शिक्षकों व खास अधिकारियों के लिए ऊपर की तरफ कुछ खास कमरे बनाए गए थे, जहां से वो नीचे की प्रतियोगिता को आसानी से देख सकते थे। वही धीरे धीरे कुछ खास शिक्षक और अध्यापक और विद्यार्थी वहां इकट्ठा होने लगे। सभी इस वर्ष की प्रतियोगिता को देखने के लिए काफी उत्साहित लग रहे थे, इसलिए जल्द से जल्द सभी मैदान में इकट्ठा होना चाहते थे। क्योंकि इस बार की प्रतियोगिता में बहुत से खास लोग शामिल होने आए थे, जिन्हें देखने के लिए ही खास तौर पर बहुत से लोग शामिल हुए थे। क्योंकि एक साथ इतने खास और शक्तिशाली लोगों को एक ही समय पर एक साथ देखना लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती थी। वही धीरे धीरे मुख्य अतिथि भी पधारने लगे, जिनका स्वागत करने के लिए उप प्रधानाचार्य रमाकांत आगे बढ़े। वो बड़े ही जोश और चापलूसी के साथ सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत करने में लगे हुए थे, जिन्हें देख वहां आए सभी बड़े अधिकारी काफी खुश नजर आ रहे थे। तभी उनकी नजर सामने से आते राजा चंद्रसेन घावत पर गई, जिसे देख उप प्रधानाचार्य की आंखें चमक उठी। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उनका स्वागत करते हुए कहा, स्वागत है आपका महाराज चंद्रसेन घावत, पधारे। हम सभी आपका ही इंतजार कर रहे थे। आए हम आपको आपके स्थान तक ले चलते हैं। जिसे सुन राजा चंद्रसेन ने एक सौम्या मुस्कान के साथ उप प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद किया और उनके साथ अपने स्थान की तरफ जाने। कुछ ही समय में मैदान पूरी तरह भर गया। सभी लोगों की नजरें ऊपर बने उन बड़े कक्षों पर थी, जहां राजा चंद्रसेन घावत बैठे हुए थे। वो बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा माने जाते थे, जिनकी प्रशंसा दूर दूर राज्यों तक में की जाती थी। कहा जाता है उन्होंने बहुत से महान युद्ध लड़े, जिनमें उन्होंने विजय प्राप्त की। उसके बाद भी उनका स्वभाव अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही सौम्य और कोमल है। वो बहुत ही उदार राजा माने जाते हैं, इसलिए लोगों ने यहाँ देखने के लिए भीड़ लगाए खड़े थे। वहीं आसपास बैठे हैं कुछ अधिकारी और दूसरे राज्य के लोग उनकी तारीफों में लगे हुए थे, जिसे देख राजा चंद्रसेन घावत बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। तभी सभी की नजर सबसे ऊंचे बने कक्ष पर गई, जहां प्रधानाचार्य जी के साथ एक शख्स प्रकट हुआ। ये कक्ष खासतौर पर अकादमी के कर्ता धर्ता और सबसे सम्मानित व्यक्ति प्रधानाचार्य जी के लिए बनवाया गया था, जहां बैठने की अनुमति सिर्फ उन्हें ही प्राप्त थी। वहीं आज उनके साथ आए उसे व्यक्ति को देखने के लिए सब उत्सुक थे कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे प्रधानाचार्य जी अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया गया है।
पर वो लोग सिर्फ उसके नील भाग्य को देख पाए क्योंकि उससे पहले ही वो व्यक्ति पहन के पीछे चला गया। पर उनके नीचे कक्षा में बैठे हैं लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया था कि शायद यह वही व्यक्ति है जिसे लेने के लिए स्वयं अकादमी से बाहर आए थे। वहीं दूसरी तरफ माही इस समय गुरु धना आचार्य जी के औषधि कक्षा में थी। पूरे 2 दिनों बाद वो आज अपने दोस्तों से मिलने आई थिंक उसके छोटा ड्रैगन अब ठीक था, परंतु उसके दोस्त अभी भी गहरी निंद्रा में थे जिसे देख उसकी आंखों में उदासी की झलक साफ नजर आ रही थी। पर उसने तुरंत ही अपने सभी भावों को छुपा लिया और अपनी खाली आंखों से अपने सामने बेहोश पड़े अपने दोस्तों को देखते रही। तभी उसके कंधे पर उसे किसी का हाथ महसूस हुआ, जिसे महसूस कर वो पीछे की तरफ नहीं पलटी। तभी गुरु धना आचार्य जी आगे आते हुए एक नजर माही के चेहरे की तरफ देखते हुए सामने बेहोश पड़े माही के दोस्तों की तरफ देखने लगे। कुछ देर की शांति के बाद गुरु धना आचार्य जी ने माही से सवाल किया, क्या तुम अपने लिए गए फैसले पर रेडी हो? तो मैं नहीं लगता इससे तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए खतरा हो सकता है, और सबसे बड़ी बात ये तुम्हारे लिए भी सुरक्षित नहीं होगा। तो मैं क्या लगता है वो लोग तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? क्या वो तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? बेशक मैं तुम्हें कुछ ना कर पाए, पर शायद तुम्हारे अपनों को वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम उन सभी को माफ कर दो, बस मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में तुम अपना ख्याल रखो। भावनाओं में बहकर फैसला मत लेना। अगर तुम्हें लगे कि यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं, तो उसी समय इस स्थान को छोड़ देना। माही गुरु धना आचार्य जी की सारी बातों को ध्यान से सुनती रही, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी माही ने धना आचार्य जी की तरफ देखते हुए उनसे कहा, गुरुदेव मेरे जाने के बाद क्या आप मेरे दोस्तों का ख्याल रखेंगे? जिसे सुन गुरु धना आचार्य जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने माही के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आता? तुम चिंता मत करो, मैं इनका पूरा धन रखूंगा। बस तुम्हें अब अपनी चिंता करनी चाहिए, बाकी की चिंताओं को छोड़ दो। इस समय उनकी आवाज में एक उदासी देखी जा सकती थी, जिसे छुपाते हुए उन्होंने जल्दी से माही से कहा, चलो समय हो गया है प्रतियोगिता का। ये प्रतियोगिता 3 दिन चलने वाली है, इसलिए तेरे से काम लेना हो सकता है तुम्हारा सामना शुरुआत में उनके साथ ना हो, पर आखिर तक आते आते तुम्हारा सामना अपना दुश्मनों से हो ही जाएगा। इतना कह रहे हैं वहां से गायब हो गए। वही माही ने कुछ समय और अपने दोस्तों की तरफ देखा और फिर पास खेल रहे अपने छोटे ड्रैगन की तरफ। जय गुरुदेव द्वारा बनाए गए माही के क्लोन के साथ खेल रहा था, जिसे देख माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कुछ समय उसे यूं ही निहारने के बाद माही विवाह से प्रतियोगिता मैदान के लिए चली गई। वही प्रतियोगिता मैदान में सभी शिक्षक और प्रतियोगिता देखने आए शिष्य वहां इकट्ठा हो चुके थे। अब इंतजार था तो उन प्रत्याशियों का जो इस प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे थे। सभी प्रधानाचार्य जी ने सभी प्रत्याशियों को मैदान में आने का निमंत्रण दिया, जिसे सुन धीरे धीरे सभी विद्यार्थी मैदान की तरफ बढ़ने लगे। अब आगे रहस्यमयी एकेडमी प्रतियोगिता मैदान। प्रधानाध्यापक जी के आदेश देते ही प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी मैदान में प्रवेश करने लगे। जहां सबसे आगे रूपाली और उसके दोस्तों ने मैदान में प्रवेश किया, जिसे देख उप प्रधानाध्यापक जी ने राजा चंद्रसेन घौत की तरफ झुकते हुए उनके सामने उनकी तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिया। महाराज, हमें लगता है इस बार की प्रतियोगिता तो आपके पुत्र और पुत्री ही विजय करने वाले हैं। आपको तो शायद खबर ही नहीं कि यहाँ अकेडमी में उनकी शक्तियों की लोग कितनी प्रशंसा होती है। वो सभी शिक्षकों के पसंदीदा छात्र है। मैंने भी कई बार उनके प्रशिक्षण की जांच की है, जिससे मुझे पता चला है कि वो बहुत ही महान योद्धा बनेंगे, बिल्कुल आपकी तरह। वहीं उनके आसपास बैठे सभी लोगों उप प्रधानाध्यापक की बातों में हाँ मिलाते हुए सभी रूपाली और यश की तारीफ करने लगे कि वो एक शक्तिशाली राजा के बच्चे हैं, इसलिए उनके पास भी बहुत सी महान शक्तियां हैं। वहीं आसपास लोगों की तारीफें सुन महाराज चंद्रसेन का सीना गर्व से और चौड़ा हो वो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे। उन्हें भी यही लग रहा था कि उनके पुत्र और पुत्री से शक्तिशाली इस अकादमी में कोई हो ही नहीं। वहीं उप प्रधानाचार्य जी की बातों से तो वो चने के पेड़ पर चढ़ ही गए थे, इसलिए वो अपना सीना चौड़ा कर सामने मैदान में अपने बच्चों की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे 100 से भी ज्यादा बच्चे नीचे मैदान में इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिन्हें देख सभी उनका मनोबल बढ़ाने लगे। वे सभी प्रतियोगिता शुरू होने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। सभी की आंखों में जीत के लिए उत्साह साफ नजर आ रहा था। यहाँ आए सभी विद्यार्थी इस प्रतियोगिता को जीतकर रहस्यमयी एकेडमी अपने पद को ऊंचा करना चाहते थे, ताकि आसपास के सभी लोग उनका सम्मान करें। आसपास के माहौल में इस समय काफी उत्साह भरा हुआ था। तभी एक तेज हवा के झोंके के साथ एक परछाई तेजी से मैदान के बीचों बीच आई, जिसने एक पल के लिए तो सभी को चौंका दिया, क्योंकि उस परछाई की रफ्तार बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। वहीं उसकी परछाई को देखकर आसपास बैठे शिष्यों में बातें होना शुरू हो गई। उनके सामने इस समय एक छोटा लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वहीं उस छोटे से लड़के को देखकर अचानक से चारों तरफ शांति फैल गई। तभी एक लड़के ने अपने पास बैठे लड़के से कहा, ये तो रुद्र है ना? हाँ, मैंने सुना है ये धनाचार्य जी का शिष्य है। हाँ, मैंने उस समय भजन कक्ष में देखा था, ये वही है।
जिसने सीनियर को मारा था। क्या इसने उस मोटे सीनियर को मारा था? पर यह देखने में बहुत छोटा लग रहा है। क्या इसके पास इतनी शक्तियां हैं कि यह इतने बड़े सीनियर को मार सकता है? अरे शायद तुम उस समय वहां नहीं थे, मैं वही था, मैंने सब देखा था अपनी आंखों से। इसी तरह की खुसूर पुसूर अचानक पूरे मैदान में फैल गई। जो मैदान कुछ समय पहले काफी शांत नजर आ रहा था, अब उसमें थोड़ी चहल पहल होने लगी थी। सभी की नजरें इस समय अपने सामने खड़े उसे सफेद यूनिफॉर्म पहने खड़े छोटे से लड़के पर थी, जिसने आते ही सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वहीं ऊपर बैठे लोग भी अचानक जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर सभी लोग अचानक इस छोटे से बच्चे के बारे में क्या बातें कर रहे। वहीं राजा चंद्रसेन बहुत ही ध्यान से माही की तरफ देख रहे थे। उनकी नजरें किसी व्यक्ति को परखने में बहुत तेज थी। उनके सामने खड़ा वो छोटा सा लड़का उन्हें कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा था। बेशक वो उम्र में छोटा दिख रहा था, पर उसके आसपास का ऑरा उसकी उम्र से भी ज्यादा स्ट्रांग और खतरनाक नजर आ रहा था, जिसे महसूस कर उन्होंने अपने पास बैठे उप प्रधानाचार्य रमाकांत से सवाल किया। उप प्रधानाचार्य जी, ये छोटा बच्चा कौन है? जिसे सुन उप प्रधानाचार्य, जो अपने गुस्से भरी आंखों से माही को ही घूर रहे थे, उन्होंने अपने गुस्से भरी आंखों से माही की तरफ देखते हुए कहा, यह एक सरफेरा अनाथ लड़का है, जिसके अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है। जिसे सुन राजा चंद्रसेन ने एक नजर उप प्रधानाचार्य जी पर डाली, जो इस समय बहुत ही गुस्से में माही को देख रहे थे। उनकी आंखों में इस समय माही के लिए अत्यधिक नफरत भरी हुई थी, जिससे चाहकर भी वो छुपा नहीं पा रहे थे। जिसे देख महाराज चंद्रसेन ने आगे कोई सवाल नहीं किया और सामने मैदान की तरफ दिखाने लगे। वहीं उप प्रधानाचार्य जी को माही पर इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि जिस सीनियर स्टूडेंट को माही ने पहले दिन मारा था, वो उप प्रधानाचार्य का पोता विनायक था, जिन्होंने बाद में आकर उन्हें सब कुछ बताया कि किस तरह एक छोटे अनाथ गरीब लड़के ने उसे बुरी तरह मारा। जिसे सुन वह बहुत क्रोधित हुए थे। वह उसी समय जाकर माही को जान से मार देना चाहते थे। आखिर एक अनाथ गरीब लड़के की हिम्मत कैसे हुई उनके पोते को छूने की? पर जब उन्हें पता चला कि वह धन आचार्य जी का शिष्य बन गया है, तो उन्हें न चाहते हुए भी अपने कदम पीछे लेने पड़े, क्योंकि रहस्यमयी एकेडमी में गुरु धना आचार्य जी का एक खास दर्जा था। वह एक बुद्धिमान और महान अध्यापक थे, जिनका प्रधानाध्यापक भी बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। उन्हें पता था कि वह अपने शिष्य को कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए उन्हें मजबूरी में अपने कदम पीछे लेने पड़े। लेकिन आज अपने सामने उसे छोटे गरीब लड़के को देखकर उनका खून खोल उठा। उनका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उस लड़के को जान से मार दे, जिसने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। तभी कुछ सोचकर उनके चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कान आ गई। क्या हुआ अगर इस समय वो उस सबक नहीं सिखा सके? आज उसका पोता विनायक इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था। उप प्रधानाचार्य ने अपने पोते को बहुत सी खतरनाक तकनीकें सिखा दी थी, जो इस छोटे लड़के को इसकी जगह अच्छी प्रकार से दिखा सकता था। यही सोचकर वो मुस्कुरा उठे और अपने गुस्से को शांत कर नीचे प्रतियोगिता को देखने लगे। वही माही को अपने ऊपर पड़ती इतनी नजरों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सभी को नजरअंदाज कर आगे चलकर आई और एक खाली स्थान पर जाकर खड़ी हो गई। पर तभी एक बहुत स्ट्रांग ऑरा उसे अपने ऊपर महसूस हुआ, जिसे उसने कुछ समय पहले भी महसूस किया था, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर उसी ऑरा को महसूस कर माही की नजरें अपने आसपास देखने लगी। तभी उसकी नजर सबसे ऊपर बने कक्ष पर गई, जहां सफेद पर्दे के पीछे दो एम्बर आंखें उसे अपने आप को घूरती नजर आई। माही भी उन आंखों को ध्यान से देखने लगी। अचानक कुछ समय के लिए उन दोनों की आंखें एक दूसरे पर ठहर गई। माही ने इतना शक्तिशाली ऑरा पहली बार महसूस किया था, पर इस ऑरा से माही को खतरा महसूस नहीं हो रहा था। माही उन एम्बर आंखों में हर पल अपने आप को खोता महसूस कर रही थी, जैसे कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। कुछ तो था उन आंखों में जो माही को बार बार उन्हें देखने पर मजबूर कर रहा था। उन आंखों से आता ऑरा बहुत ही स्ट्रांग था, जो सीधा माही की आंखों में मिल रहा था। माही को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो अपनी नजरें आंखों से नहीं हटा पा रही है। उसने उसे व्यक्ति का चेहरा देखना की भी काफी कोशिश की, पर उसे पर्दे के कारण माही को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी किसी ने माही का नाम पुकार, जिसे सुन माही अपनी आंखें उसे जगह से फेर ली। पर शायद उसने ध्यान नहीं दिया कि जो एमरल्ड आंखें अभी तक बहुत शांति से उसे देख रही थी, उसके ऐसे नजर हटाने से अचानक ही वह आंखें ठंडी हो गई, जिसका ऑरा पास खड़ा काले कपड़े पहने व्यक्ति महसूस कर पा रहा था। उसने जल्दी से अपने माथे पर आए पसीना को पहुंचा और नीचे की तरफ देखकर पता लगने लगा कि आखिर किसको अपनी जान प्यारी नहीं है। वहीं नीचे माही के सामने एक आकृति आकर रुकी, जिसके चेहरे पर घमंड की झलक साफ नजर आ रही थी। वही अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर माही की आंखें, जो अभी तक शांत थी, अचानक ही उनमें बर्फ के समान कठोरता छा गई। तुम्हारा नाम रुद्र है ना? मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। जिसे सुन माही ने सामने दिशा की तरफ देखा, जहां रूपाली उसी की तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर एक घमंड भरा कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। रूपाली ने आते हुए कहा, लगता है तुम यहाँ हारने के लिए आए हो। अच्छा है, कोई बाद में मुझे यह नहीं कहेगा कि मैं बिना लड़े ही तुम्हें हरा दिया।
वही रूपाली को देखकर माही की शांत काली आंखें अचानक ही कठोर हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी, पर तभी उसकी नजर अपने सामने बैठे व्यक्ति को गई। जहां धना आचार्य जी बैठे उसी की तरफ देख रहे थे। वो अपने आंखों के इशारों से ही माही को शांत रहने का आदेश दे रहे थे, जिसे देख माही ने तुरंत अपनी भावनाओं को काबू में किया और बिना रूपाली को जवाब दिए सामने देखने लगी। जिसे देख रूपाली चिढ़ गई। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे इस तरह नजरअंदाज करे। अब उसे रुद्रा अपनी आंखों में और खाटने लगा था। उसने अपने मन ही मन कहा, इस 2 टके के लड़के का गुरूर तो मैं कुछ समय में अपने पैरों के तले दबोच कर खत्म कर ही दूंगी, जैसे मैंने तुम्हारे बाकी दोस्तों का किया था। इतना क्या, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई जो माही की आंखों से बची नहीं थी। शायद माही उसके इरादों को अच्छी तरह जान गई थी, जिसे देख माही के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आ गई जो किसी को नहीं दिखाई दी। पर ऊपर बैठा एक व्यक्ति उसकी हर एक हरकत को बहुत ध्यान से देख रहा था। माही को जरा मुस्कुराता देख उसकी एम्बर आंखें चमक उठी। तभी एक आवाज से सभी का ध्यान सामने गया, जहां स्टेज के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था। वो संचालक थे, जिन्होंने आते ही बड़े जोरों शोरों से सभी आपका स्वागत किया और प्रतियोगिता शुरू करने का ऐलान किया। इसके बाद 2 बच्चे अपने साथ एक बड़ा सा बक्सा लेकर आए, जिसमें बहुत सारे लकड़ी के टोकन पड़े हुए थे, जिन्हें देख संचालक ने सभी को समझते हुए कहा कि सभी बच्चों को एक एक कर आगे जाकर इसमें से एक टोकन निकालना है और जिसका टोकन जिसके साथ मैच करेगा उसका मुकाबला इस व्यक्ति के साथ होगा। संचालक की बात सुन सभी बच्चे धीरे धीरे उस लकड़ी के बड़े से बॉक्स में से अपने लिए टोकन निकालने लगे। माही ने भी आगे बढ़कर एक टोकन निकला जिस पर नंबर 20 लिखा था, जिसे देख माही शांति अपने स्थान पर वापस आकर खड़ी हो गई। अब आगे धीरे धीरे सभी शिष्यों ने अपने अपने टोकन्स को चुन लिया। पूरे मैदान में इस समय हलचल का माहौल था। कुछ लोग खुद ही अपने प्रत्याशी को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी संचालक ने सभी को एक कतार में खड़े होने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने एक एक कर गिनती करना शुरू किया। जिसका नंबर एक दूसरे से मिल जाता वो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते। कुछ देर बाद सभी बच्चों को अपने अपने प्रत्याशी मिल गए, जिसे देख संचालक ने सभी को प्रतियोगिता के कानून बताने शुरू किए। उन्होंने सामने मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, सभी बच्चों को अपने प्रत्याशियों के साथ एक दायरे में रहकर युद्ध करना होगा। फिर उन्होंने एक रेखा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर कोई भी बच्चा इस रेखा को पार कर गया तो वो उसी समय इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा और दूसरा वाला बच्चा इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा। यह एक प्रतियोगिता है, तो कोई भी किसी को ज्यादा हानि न पहुंचाए। अगर किसी ने जानबूझकर अपने प्रत्याशी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसी समय उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको लगे कि आपकी जान को खतरा है तो आप उसी समय इस प्रतियोगिता को छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको वो पूरी प्रतियोगिता लड़नी है। धीरे धीरे कर संचालक ने सभी को प्रतियोगिता के नियम कायदे बता दिए। धीरे धीरे प्रतियोगिता शुरू होने लगी। माही की संख्या नंबर 20 था, इसलिए वो 20वें स्थान पर लड़ने वाली थी। अचानक उसकी नजर अपने अपोनेंट पर गई, जिसे देख माही की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी, क्योंकि यह अपोनेंट रूपाली के दोस्तों में से एक था। जिसे देख माही को याद आया कि यह उस समय उन लोगों के साथ था। इन सभी ने मिलकर उसके दोस्तों को तंग किया था। तभी कुछ सोच माही ने अपने चेहरे पर आते भावों को बहुत अच्छे से छुपा लिया और चुपचाप एक स्थान पर जाकर खड़ी हो गई। वही गुरु धना आचार्य जी, जिसकी नजरें पूरे समय माही पर ही बनी हुई थी। वो माही के हर एक बनते बिगड़ते भाव को देख सकते थे। माही की आंखों में आई चमक को देख उन्होंने उसी दिशा में देखा जहां कुछ समय पहले माही देख रही थी। तभी उनकी नजर सामने खड़े एक लंबे और चौड़े शरीर वाले लड़के पर गई, जो गुस्से भरी नजरों से सामने खड़ी माही को ही देख रहा था। गुरु धना आचार्य जी ने ध्यान से उस शिष्य की तरफ देखा। अचानक उनकी आंखें थोड़ी गुस्से में भर गई, क्योंकि सामने खड़े लड़के को देख वह तुरंत ही समझ गए कि यह जरूर रूपाली के दोस्तों में से एक है, क्योंकि वह उन्हीं के साथ खड़ा था। यह उन सभी लोगों में एक था जिसने माही के दोस्तों को मारा था। उन्होंने एक नजर माही की तरफ, जो अब शांति से अपना सर नीचे कर चुपचाप एक कोने में खड़ी थी, जिसे देख उन्होंने एक गहरी सांस ली। कुछ समय इसी तरह प्रतियोगिता चलने के बाद आखिरकार माही की बारी भी आ गई। वही संचालक ने माही और उसके ओपोनेंट को नाम लिया, जिसे सुन माही और वो लड़का जिसका नाम अर्थ था आमने सामने आकर खड़े हो गए। अर्थ ने एक नजर अपने दोस्तों की तरफ देखा, जो उसे माही की तरफ देखकर कुछ इशारे कर रहे थे, जिन्हें देख अर्थ मुस्कुरा दिया। उसने अपनी गहरी नजरों से सामने खड़े रुद्र की तरफ देखा, जो बहुत ही शांति से उसके सामने खड़ा था। तभी संचालक ने प्रतियोगिता शुरू करने का आदेश दिया, जिसे सुन अंश ने अपनी तलवार में जल शक्ति का प्रवाह कर सामने खड़ी माही पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, जिसे देख आसपास के लोग उसके लिए हूटिंग करने लगे। वहां आए सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, जिसे सुन अर्थ ने एक शातिर मुस्कान दी और तेजी से माही की तरफ बढ़ने लगा। पर शायद वो अपने घमंड में माही के चेहरे पर ध्यान नहीं दे सका, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी।
वही उस लड़के को अपनी तरफ आता देख माही ने अपने हाथों से अपनी वायु शक्ति का एक बहुत ही बड़ा बवंडर बनाकर मैदान के चारों तरफ फैला दिया। कुछ ही समय में वो बवंडर एक्टिवेट हो गया और उसने चारों तरफ से अर्थ को घेर लिया, जिसे देख सभी यह समझना की कोशिश करने लगे कि अभी हुआ क्या, क्योंकि माही अभी भी अपने स्थान पर बिना हिले खड़ी थी। उसे बवंडर ने पूरे मैदान को चारों तरफ से घेर लिया था, जहां लोगों को धूल के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहीं अंदर माही ने अचानक ही उस बवंडर से अर्थ की गर्दन पकड़ बाहर निकाली और एक जोरदार किक के साथ उसे दूर फेंक दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वहीं मैदान के चारों तरफ बवंडर होने के कारण किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहां बस अर्थ की चीखें और माही के लगातार वारों से निकलती आवाजें ही सुनाई दे रही थी। अचानक ही चारों तरफ शांति पसर गई, जिसको चिरते हुए किसी की हड्डियां टूटने की आवाज आई, जिसे सुन सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अचानक ही वो बवंडर शांत हो गया और एक आकृति तेजी से उसके अंदर से बाहर आए, जिसे देख लोगों के बीच अचानक ही मौत के समान सन्नाटा पसर गया, क्योंकि बवंडर के अंदर से जो आकृति निकाल कर आई थी वो अर्थ था। सभी अपने सामने पड़े लड़के को देखने लगे। सामने अर्थ लगभग बेहोश हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की लगभग सभी हड्डी को तोड़ दिया गया है। उसके सफेद कपड़े पूरी तरह खून में भीग चुके थे। उसकी तलवार, जो उसका सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता था, वो भी उसी के साथ एक किनारे पर टूटी पड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी सारी जान निकाल ली। तभी सभी को कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुन सभी ने अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ, जहां एक छोटा सा लड़का अपने हाथों को अपने पेट के पॉकेट में डाले सामने पड़े इंसान की तरफ ही आ रहा था। उसने उसकी तरफ देखते हुए कुछ ऐसा कहा, जिसे सुन वहां खड़े लोग तो बेचारे सदमे में ही चले गए। माही ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, दोस्त, तुम सच में बहुत शक्तिशाली हो। देखो, तुमने मेरे हाथों पर कितनी बुरी तरह घायल कर दिया है। जिसे सुन सभी ने माही के हाथों की तरफ देखा, जहां एक छोटी सी खरोच थी। जो लोग कुछ समय पहले माही की शक्तियों का मजाक उड़ाने में लगे हुए थे, उन सभी के तो अब तोता ही उड़ चुके थे। कुछ ने तो माही की नजरों से बचने के लिए अपने चेहरे को छुपाना सही समझा। वहीं ऊपर बैठे सभी मुख्य लोग नीचे का नजारा देखकर बहुत हैरान थे। वो जितना छोटा और कमजोर इस बालक को समझ रहे थे, यह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान था। सभी को दिख रहा था कि उसने उसे लड़के को जानबूझकर बहुत बुरी तरह मारा। जब उसकी मार खाकर अर्थ सीमा से बाहर जाने वाला था, तभी माही ने उसे वापस सीमा के अंदर खींच लिया और उसकी यह हालत कर दी। फिर किसी के पास भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि माही को दोषी साबित कर सके। माही ने अपना काम इतनी सफाई से किया था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस चीज में दोष निकलकर माही को इस प्रतियोगिता से बाहर करे। वहीं दूसरी तरफ बैठे रूपाली और उसके दोस्त, जिनके चेहरे पर कुछ समय पहले जीत की झलक नजर आ रही थी, अपने साथी की हालत देखकर सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने कभी उम्मीद जो नहीं की थी कि रुद्र इतना शक्तिशाली होगा कि वो कुछ ही मिनट में उनके साथी की इतनी बुरी दशा कर देगा, जिसे देख अब कुछ बच्चे माही से डरने लगे थे। वो अब मन ही मां प्रार्थना कर रहे थे कि उनका मुकाबला रुद्र जैसे जानवर से ना हो। वहीं रूपाली की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी ये लड़का इतना शक्तिशाली होगा, पर तभी उसने अपने मन में कहा, ये कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर यह मुझे नहीं बच पाएगा, क्योंकि मुझे ज्यादा शक्तिशाली तो ये हो ही नहीं सकता। अर्थ कमजोर था, इसलिए वो इतनी आसानी से हार गया, परंतु जब मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ होगा तो मैं तुम्हारी वो दशा करूंगी जिसे देखकर ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी। पर तभी उसकी नजरें माही की नजरों से मिली, जिन्हें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे माही की आंखों में एक किलिंग इंटेंशन नजर आ रहा था। पता नहीं क्यों, पर रूपाली को अचानक यह अपना गला सूखता महसूस हो रहा था। उसने जल्द ही अपनी नजरें माही से हटा ली। ये पहली बार था जब उसे किसी की नजरों से इतना ज्यादा डर लग रहा था। तभी संचालक की आवाज आई, जिसे सुन सभी अपने ख्यालों से बाहर आए। संचालक ने माही को विजेता घोषित कर दिया। संचालित के चेहरे पर भी कुछ अजीब भाव थे, जिनके साथ उन्होंने अपने सामने खड़े लड़के को देखा, जो बिना किसी पर ध्यान दिए वापस अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। अब आगे माही ने अर्थ की बुरी हालत कर दी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि शायद वह कभी उठ ही नहीं पाएगा। बेशक उसका शरीर बाहर से ज्यादा घायल न लग रहा हो, परंतु कोई भी अनुभवी चिकित्सक उसे देखकर ही बता सकता था कि उसकी अधूनी चोटें बहुत भयावह है। जिसे देख एक पल के लिए सभी के अंदर माही का खौफ फैल गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके सामने खड़ा ये छोटा सा लड़का इतना ज्यादा बेरहम हो सकता है। सभी के चेहरों माही के लिए डर के साथ साथ एक नफरत भी थी। वो सभी तुरंत इस बेरहम बेशर्म लड़के को सजा दिलाना चाहते थे, ताकि वो आगे से ऐसी हरकतें दोबारा ना कर सके। परंतु उन लोगों के हाथों में कुछ नहीं था। वो सभी अपनी आस भरी नजरों से प्रथम कक्ष की तरफ देख रहे थे, जो प्रधानाचार्य जी का था। वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके एक फैसले से माही को सजा मिल सकती थी। वहीं ऊपर कक्ष में प्रधानाचार्य जी अपने साइड बैठे शख्स की तरफ देख रहे थे। इस समय उनके माथे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे सकते थे, जिस कारण उनके चेहरे पर पसीने की लकीरें बनी हुई थी। उन्होंने अपने माथे से पसीना पूछते हुए थोड़ी
हिम्मत कर अपने साथ बैठे शख्स की तरफ देखते हुए कहा, संत देवेश, आपको नहीं लगता कि यह सब गलत है? उस बालक ने ये सब चीज जानबूझकर की है। वो बहुत बेरहम है, हमें उसे तुरंत सज देनी चाहिए। ऐसे बेरहम बच्चे हमारी अकादमी के लिए खतरा बन सकते हैं। जिसे सुन संत देवेश, जो मुस्कुराते हुए नीचे खड़ी माही की तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों में एक चमक थी जिसके साथ वह माही के हर एक मूव को ध्यान से देख रहे थे। प्रधानाचार्य की बातें सुन उनके चेहरे पर आए एक्सप्रेशन अचानक ही बदल गए। उनकी पलकों के नीचे गहरा अंधेरा छा गया, जिसे महसूस कर उनके दोनों साइड खड़े व्यक्ति डर के कारण अचानक ही 2 कदम पीछे हट गए। संत देवेश ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर करते हुए अपनी ठंडी आंखों से प्रधानाचार्य जी की तरफ देखा। वही उनके आंखों से निकलते खतरनाक ऑरा के कारण प्रधानाचार्य जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका ये छोटा सवाल संत देवेश को इतना प्रभावित करेगा। उनके मुंह से अचानक ही शब्द निकालना बंद हो गए। उन्होंने अपनी डरी हुई नजरों से सामने बैठे शख्स की तरफ देखा, जिसकी आंखें इस समय ऐसी लग रही थी कि जैसे वह अपनी आंखों से ही प्रधानाचार्य जी की जान ले सकते थे। संत देवेश ने एक ठंडी मुस्कान के साथ प्रधानाचार्य जी की तरफ देखते हुए कहा, हमें नहीं लगता कि उसने किसी भी नियम का उल्लंघन इस प्रतियोगिता में किया है, और प्रतियोगिता में हार जीत तो चलती रहती है। और अगर आपको इतनी सी चोट के कारण एक प्रतियोगिता कराने से डर लग रहा है, तो क्यों ना आप अपनी एकेडमी बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर यहाँ योद्धा तो तैयार नहीं हो सकते। जिसे सुन प्रधानाध्यापक जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अच्छे से जानते थे कि अगर वो इस एकेडमी को बंद करने लगे तो कोई भी उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। संत देवेश के चेहरे पर ये सब कहते हुए एक मुस्कान थी। इस समय उनके चेहरे पर बैठक कोई भाव नहीं थे, परंतु उनकी मुस्कान ही यह बताने के को काफी कि उन्हें उनका सवाल करना पसंद नहीं आया। इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। उनके दिमाग में इस समय बहुत से सवाल चल रहे थे कि आखिर क्यों एक महान संत एक मामूली से लड़के का इतना बचाव कर रहे हैं। वो कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं करते थे, उन्हें तो जैसे इस दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। फिर आज अचानक क्यों वो एक मामूली से लड़के के लिए इस अकादमी को नष्ट करने तक के लिए तैयार थे। ऐसे ही अनगिनत सवाल प्रधानाचार्य जी के मन में चल रहे थे, पर ये सब बातें प्रधानाचार्य जी अपने मन में कह सकते थे, क्योंकि संत देवेश के सामने वो कभी भी ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठे कर आगे की प्रतियोगिता को देखने लगे। वहीं नीचे बैठे लोग जो प्रधानाचार्य जी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे, प्रधानाचार्य जी को कोई प्रतिक्रिया न करता देख सभी निराश हो गए। कई लोगों ने इस चीज पर सवाल भी उठाए कि वो क्यों इस बालक को दंड नहीं दे रहे हैं, पर वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि प्रधानाचार्य जी कितने ज्यादा ताकतवर है। इसलिए कोई भी अपने लिए कोई मुश्किल मोल नहीं लेना चाहता था। वाहे गुरु धना आचार्य जी भी इस बात से काफी हैरान थे कि आखिर प्रधानाचार्य जी ने माही को कोई दंड क्यों नहीं दिया। आज वो इस बात के लिए काफी परेशान थे कि कोई माही को अकेला पाकर उसे परेशान ना करे, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग थे जो माही को पसंद नहीं करते थे। इसलिए आज वो इस प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार होकर यहाँ आए थे कि अगर आज उन्हें प्रधानाचार्य जी से भी माही के लिए लड़ना पड़े तो वो जरूर लड़ेंगे, पर उसका इस लड़ाई में साथ नहीं छोड़ेंगे। पर सारी बातों को शांति से सुलझता देख उनके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई, जिसके साथ उन्होंने माही की तरफ देखा, जो पता नहीं किन की ख्यालों में खोई हुई प्रथम कक्ष की तरफ देख रही थी। वही माही भी मामले को इतनी आसानी से सुलझता देख बहुत हैरान थी, क्योंकि वो जानती थी कि रूपाली और उसके सभी दोस्त उच्च तबके से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए वो लोग माही को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे, जिसके लिए माही भी पूरी तरह तैयार थी, जिसके लिए उसने काफी सारी तैयारी कर रखी थी। पर आसपास कोई प्रतिक्रिया ना होता देख उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए वो ध्यान से प्रथम कक्ष की तरफ देखने लगी, जहां वही एम्बर आंखें उसे फिर एक बार दिखाई दी। पता नहीं क्यों, पर माही को इन आंखों से कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आती थी। ये कुछ ऐसा था जैसे वह आंखें उसे इस दुनिया की हर नेगेटिव चीजों से दूर रख सकती है। उन आंखों में देखते ही माही का दिल अचानक ही शांत हो गया। यही एहसास उसे समय हुआ था जब उसने पहली बार इन आंखों को देखा था। अब माही यह जानने के लिए काफी उत्सुक हो रही थी कि आखिर यह व्यक्ति है कौन जो उसकी इतनी सहायता कर रहा है, क्योंकि माही देखकर ही बता सकती थी कि प्रधानाचार्य जी उसे सजा देना चाहते थे। परंतु जबान उन्होंने अपने साथ बैठे शख्स की तरफ देखा तो वो अचानक ही शांत हो गए और कुछ ना बोल सके, जिससे माही को इतना तो पता चल गया कि यह जो कोई भी व्यक्ति है बहुत ही शक्तिशाली है, जिससे रहस्यमय अकादमी के इतने शक्तिशाली प्रधानाध्यापक भी डर रहे थे। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे अब माही की आंखों में उस अनजान शख्स को देखने की इच्छा साफ नजर आ रही थी। वही शायद ऊपर बैठा वो शख्स माही के मन की इच्छा को समझ गया था, जिससे उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी आंखों से अपने साइड खड़े सेवक को कुछ इशारा किया, जिसे समझ वो तुरंत गायब हो गया। धीरे धीरे सभी प्रतियोगिता खत्म होने लगी। माही का मामला अब थोड़ा शांत हो गया था, जिससे कुछ लोगों के चेहरे काले पड़े हुए थे,
पर अभी उनके हाथों में कुछ नहीं था, इसलिए सभी शांत बैठे थे। इस प्रतियोगिता में बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। इसमें रूपाली और उसका भाई भी शामिल थे। उन दोनों ने भी आज की प्रतियोगिता जीतकर अपनी जगह टॉप 50 में बना ली थी, जिसकी खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। वही उनके आसपास के लोग ने तो अभी से ही उन्हें विजेता घोषित कर दिया था और उनकी जीत के लिए उन्हें बधाइयां देने लगे। ओवर कॉन्फिडेंस लोग उनकी चापलूसी में लगे हुए थे, जिसे सुन उनके चेहरे पर प्रतियोगिता से पहले ही जीत का घमंड साफ नजर आ रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए लोगों की बधाइयों को स्वीकार किया। बेशक वो बाहर से दिख रहे हो कि उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अंदर ही अंदर उन्हें इस जीत की बहुत खुशी थी। वो खुशी खुशी अपने पिता राजा चंद्रसेन के पास चले गए, जिन्होंने उन्हें देखते ही उन्हें अपने सीने से लगा लिया और उनकी पहली जीत की बधाइयां देने लगे। वहीं आसपास के लोगों ने भी राजा के चापलूसी करते हुए रूपाली और यश को बधाइयां भी। ये सिलसिला कुछ देर की तरह चलता रहा, जिसके बाद आप सभी वापस अकादमी में जाने के लिए तैयार थे। इसलिए वह सभी प्रधानाध्यापक जी का आदेश मिलने का इंतजार करने लगे, जो आज की प्रतियोगिता को समाप्त करने की घोषणा करने वाले थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रधानाध्यापक जी के आदेश के बिना नहीं जा सकता था। तभी ऊपर से प्रधानाध्यापक जी का एक सेवक नीचे की तरफ आया और सीधा माही के पास आकर रुका। उसने माही की तरफ देखते हुए उसे कुछ कहा। वही उसे सेवक को देखकर माही के आसपास बैठे लोगों के कान तुरंत खड़े हो गए। वो सभी यह जानने के लिए काफी उत्तेजित हो रहे थे कि आखिर क्यों प्रधानाचार्य जी का मुख्य सेवक अचानक इस घमर बालक के पास आया है। इसीलिए सभी ने अपनी आंखें और कान दोनों ही माही की तरफ घुमा दिए। वही उस सेवक ने माही को प्रधानाध्यापक जी का आदेश सुनाते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, जिसे सुन आसपास के लोगों में खुसुर पुसुर होना शुरू हो गई। वहां बैठे एक व्यक्ति जिसने उस सेवक की बातें सुनी थी, उसने अपने पास बैठे व्यक्ति से कहा, मुझे लगता है प्रधानाचार्य जी जरूर इस लड़के को दंड देने के लिए अपने कक्ष में बुला रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है, वो जरूर बहुत क्रोध में होंगे। हाँ, तुमने देखा नहीं वह सेवक कितनी जल्दबाजी में यहाँ आया था। मुझे तो उसे देखकर लग रहा है कि प्रधानाचार्य जी जरूर बहुत क्रोधित होंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम तो जानते ही हो यहाँ पर समुद्र राज्य के राजा भी आए हुए हैं, इसलिए वो शायद उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए इस घमंडी लड़के को सजा देना चाहते हो। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वैसे भी मैंने सुना है इस छोटे लड़के ने समुद्र राज्य एक खास परिवार के लड़के को मारा है। हाँ, वह राजा चंद्रसेन के राज दरबार एक मुख्य अधिकारी का बेटा है। मुझे लगता है इसलिए ही प्रधानाचार्य जी बहुत अधिक क्रोधित होंगे। वहीं धीरे धीरे ये सभी बातें पूरे मैदान में किसी आग तरह फैलने लगी, जिसे सुन सभी लोग अपनी हास्यास्पद नजरों से माही की तरफ देखने लगे। सभी को यही लग रहा था कि आज माही का इस अकादमी में आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि सभी ने सुना था कि प्रधानाचार्य जी किसी अपराधी को बहुत ही कठिन दंड देते हैं, जिसे सोचकर ही कुछ लोगों की आंखें चमक उठी। यही तो वह चाहते थे कि इस घमंडी लड़के को एक अच्छा सबक मिले और इसे रहस्यमय अकादमी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, जिसे सोचकर ही कुछ लोगों चेहरे खिले हुए गुलाब की तरह खिल उठे। वही जब ये खबर गुरु धना आचार्य जी के कानों तक पहुंची तो शायद थोड़ी देर हो चुकी थी। आसपास की सारी बातें सुन उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। उन्होंने आसपास माही को ढूंढने की कोशिश की, पर शायद वो उस सेवक के साथ प्रधानाध्यापक जी के कार्यालय की तरफ जा चुकी थी, जिसे देखकर वो और परेशान होने लगे। वो माही को इस तरह अकेले उनसे सामना करने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो तुरंत प्रधानाचार्य जी के कार्यालय की तरफ बढ़ गए। उन्होंने आज ठान लिया था कि अगर प्रधानाचार्य जी माही को किसी भी प्रकार का दंड देने वाले हैं तो वो उन्हें तुरंत ही सारी सच्चाई बता देंगे। वो अब इस तरह माही को किसी मुसीबत में नहीं देख सकते थे, इसलिए वो जल्दी से प्रधानाध्यापक जी के कार्यालय की तरफ बढ़ने लगे। तभी किसी ने आगे आकर उनका रास्ता रोक लिया, जिसे देख गुरु धना आचार्य जी की बोहें आपस में सिकुड़ गई। उनके चेहरे पर इस समय झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। उन्होंने थोड़े गुस्से और चिचिड़ाहट से अपने सामने खड़े व्यक्ति से कहा, रमाकांत, मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत ही व्यर्थ समय है, जो तुम अब मेरा समय भी यहाँ व्यर्थ करने आ गए हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरे पास तुम्हारे साथ बातें करने के लिए बिल्कुल भी व्यर्थ समय नहीं है। जिसे सुन सामने खड़े उप प्रधान अध्यापक जी अपने चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान लेकर अपने सामने खड़े धनाचार्य जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, किसने कहा मेरे पास ज्यादा व्यर्थ समय है? मैं तो तुम्हें यहाँ तुम्हारे नए शिष्य के अकादमी से निकलने का शोक जताने आया हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम्हारा एक और शिष्य तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। जिसे सुन गुरु धनाचार्य जी ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उनसे आगे कहा, मैं तुमसे तुम्हारी फिक्र नहीं मांगी, तो मेरे रास्ते से हटो। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। वही उप प्रधानाचार्य रमाकांत ने गुरु धना आचार्य जी की सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मेरे पोते से अच्छा शिष्य तो तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। पर पता नहीं तुम्हें उन गरीब और कमजोर लोगों में क्या नजर आता है, जो तुम हर बार उनके बहकावे में आ जाते हो। वही गुरु धना आचार्य जी
जो माही को लेकर काफी परेशान हो रहे रमाकांत की बकवास सुनकर उन्हें उसे पर और अधिक गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए रमाकांत से कहा, योग्य इंसान को किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम्हारा पोता इतना ही योग्य है तो तुम उसका अगला मुकाबला मेरे शिष्य रुद्र से करवाना। अगर वो कुछ समय भी रुद्र के सामने टिक पाया तो मैं खुशी खुशी उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लूंगा। वही अपने पोते की बराबरी किसी गरीब लड़के से होता देखकर रमाकांत जी आग बबूला होने लगे। वो एक गरीब छोटा लड़का कैसे उनके पोते के बराबरी कर सकता था। तभी उन्होंने अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान के साथ धना आचार्य जी की तरफ देखते हुए कहा, मुकाबला तो तब होगा जब तुम्हारा शिष्य इस अकादमी में रहेगा। मुझे तो लगता है प्रधानाचार्य जी उसे घमंडी लड़के को आज इस अकादमी से निकाल फेंकेंगे। इतना कह उसने सामने की तरफ देखा पर उनके आसपास कहीं भी धना आचार्य जी नजर नहीं आए, जिसे देखकर वो और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अगर तुम एक अच्छे शिक्षक नहीं होते और मुझे मेरे पोते के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं होती तो मैं कब का तुम्हें इस अकादमी से बाहर निकलवा फेंकता। अगर तुम्हारा यही बर्ताव रहा तो कुछ ही समय है तुम्हारे पास इस अकादमी में रहने के लिए। एक बार मैं प्रधानाध्यापक बन जाऊं उसके बाद सबसे पहले मैं तुम्हें इस अकादमी से बाहर निकाल फेंकूंगा। वही प्रधानाध्यापक जी के कार्यालय में सेवक ने माही को प्रधानाध्यापक जी के कार्यालय के दरवाजे तक छोड़ दिया। इसके आगे का सफर माही को खुद ही तय करना था। माही कुछ समय वही खड़ी रही और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खटखटाया। इसके तुरंत बाद ही अंदर से एक बुद्धि आवाज आई। ये कुछ ऐसा था जैसे वो दरवाजे पर कान लगाकर उसी का इंतजार कर रहे हो। माही इन बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने कदम कक्ष के अंदर बढ़ाए। वही प्रधानाचार्य जी का कक्ष काफी सुंदर और आरामदायक था, जिसे देखने भर से ही किसी की आंखों को शांति मिल सकती थी। चारों तरफ एक हरा भरा और शांति नमा माहौल था। इस कक्ष को बहुत ही साधारण परंतु एक आकर्षक तरीके से सजाया गया था। यहाँ के हर एक चीज देखने में सुंदर और पॉजिटिव ऊर्जा का संरक्षण लग रही थी। तभी माही की नजर पूरे कक्षा से होते हुए सामने बैठे प्रधानाध्यापक जी पर गई, जो इस समय एक लकड़ी की छोटी इमेज के पास बैठे हुए थे, जिसके ऊपर उन्होंने के समान कुछ उपकरण रखे हुए थे। माही ने आज पहली बार प्रधानाध्यापक जी को ध्यान से देखा था। उनकी उम्र इस समय काफी थी, जिस कारण उनके चेहरे खजूरियों ने घेरा हुआ था। उसके साथ ही उनके चेहरे और सर के बाल लंबे और सफेद थे। वो दिखने में जितने बूढ़े नजर आ रहे थे उनके आसपास से निकालता और उतना ही शक्तिशाली और मजबूत नजर आ रहा था, जो उनकी उम्र को और तजुर्बे से मैच कर रहा था। माही ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। वही सामने बैठे प्रधानाध्यापक जी अपनी पारखी नजरों से अपने सामने खड़े छोटे लड़के की तरफ देख रहे थे, जिसकी आयु उसके शरीर से निकलते ऑरा से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। बेशक उसकी आयु अभी काफी छोटी थी, परंतु उसके शरीर से निकलती आभा और उसकी आंखों की चमक उसे एक अनुभवी व्यक्ति दर्शाने के लिए काफी थी, जिसे देख प्रधानाध्यापक जी भी कुछ समय के लिए हैरानी से माही की तरफ देखने लगे। उनके जीवन में ये दूसरा ऐसा व्यक्ति था जिसका ऑरा उन्हें इतना प्रभावित कर रहा था कि वो उसकी आंखों में देख नहीं पा रहे थे, जिसे सोच उन्होंने अपनी तिरछी नजरों से अपने पास बैठे व्यक्ति की तरफ देखा। यही वो कारण था जिसके कारण आज उन्होंने माही को यहाँ बुलाया था। पर उनके सामने बैठा व्यक्ति इस समय अपने सामने रखे खेल में मग्न था, जैसे वो दर्शन चाह रहा हो कि उसे इस दुनिया से कोई मोह हो ही ना। जिसे देख प्रधानाध्यापक जी ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ माही की तरफ देखते हुए उसे अपने पास बुलाया, जिसे देख माही बिना किसी झिझक के प्रधानाध्यापक जी की तरफ बढ़ने लगी। पर तभी किसी चीज को देखकर उसके चलते कदम अपने आप ही रुक गए। उसने पहले प्रधानाध्यापक जी के पास बैठे व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, परंतु जब वो उनके पास गई तो उनके सामने बैठे व्यक्ति को देखकर माही कुछ समय के लिए अपनी जगह पर जम गई। उसकी काली आंखें अचानक कुछ सोचकर बड़ी बड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने से अचानक ही एक आकृति गुजरी, जो उसने आज से कुछ महीना पहले उसी गुफा में देखी थी। उसे ऐसा क्यों लग रहा कि उसके सामने बैठा यह व्यक्ति हूबहू उस संगमरमर की मूर्ति के समान दिख रहा है। क्या जो उसने उसे समय उसे गुफा में देखा था, क्या वो सच में कोई मूर्ति थी या वो कोई जीवित मनुष्य था? नहीं, माही ने बहुत ध्यान से उस मूर्ति की जांच की थी। अचानक ही उसे अपने किए हुए बर्ताव जो उसने उस समय संगमरमर की मूर्ति के साथ किए थे, सब एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने आने, जिन्हें सोचकर ही अब माही को थोड़े घुटन महसूस होने लगी थी। उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो मूर्ति कोई मनुष्य भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत बड़ी समस्या में पड़ने वाली थी। उसने पता नहीं उसे दिन उसे मूर्ति के सामने की थी, परंतु उसने जल्द ही अपने मन को समझाया कि वो सिर्फ एक मूर्ति थी। हो सकता है किसी ने उस मूर्ति को इसी व्यक्ति की नकल करके बनाया हो। यही सब बातें माही अपने दिल को समझने लगी, जो इस समय दुगनी रफ्तार में धड़क रहा था। माही बहुत समय तक अपने मन को समझती रही कि उसके सामने बैठा यह व्यक्ति वो नहीं हो सकता। तभी किसी की आवाज से माही का ध्यान टूटा। यह आवाज किसी शांत नदी की भांति किसी के मन को शांत और ठंडक पहुंचाने वाली थी। माही ने उसे आवाज की दिशा में देखा, जहां उसकी आंखें उन्हीं एम्बर आंखों से जा मिली, जिन्होंने जाने अनजाने में ही माही के मन में चल रहे हजारों सवालों को एक साथ शांत कर दिया। कुछ समय के लिए वो दोनों आंखें एक दूसरे को गहराई से देखते रही।
इस समय पूरे कक्ष में शांति भरा माहौल था, पर शायद वो दो आंखें एक दूसरे से बहुत सी बातें कर रही थी। आगे माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसकी आंखों के सामने बार बार वही संगमरमर की मूर्ति की परछाई आ रही थी, जिससे अनजाने में ही सही पर आज पहली बार माही को एक अजीब सा डर लगने लगा था। क्या हो अगर वह मूर्ति कोई जीवित मनुष्य हो, तो वह क्या करेगी? यही सब सोच सोचकर माही का दिमाग खराब हुआ जा रहा था। वही माही को इस तरह अपने ख्यालों में खोया देखकर सामने बैठे संत देवेश की वो भौहें आपस में सिकुड़ गई। उन्होंने अपनी आंखें छोटी पर माही की तरफ देखा, जो अपने ही ख्याल की दुनिया में खोई हुई थी, जिसे देख पता नहीं क्यों पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि उसके सामने होते हुए भी माही किसी और ही ख्यालों में खोई हुई थी। यही सब सोचकर अचानक उन्होंने माही को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए माही से सवाल किया, क्या तुम्हारा नाम रुद है? जिसे सुन माही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए। उसने बेख्याली में उस आवाज की दिशा में देखा जहां से उसका नाम लिया गया था। तभी उसकी काली आंखें किसी की एम्बर आंखों से जो टकराए, जिसे देख माही फिर एक बार उन एम्बर आंखों की गहरा में खोने लगी। ये कुछ ऐसा था जैसे वह आंखें उसे हर बार अपनी तरफ सम्मोहित कर अपने आप को देखने के लिए मजबूर कर देती है, जिसे देख माही ने हड़बड़ाते हुए तुरंत अपनी नजरें सामने से हटा ली और प्रधानाध्यापक जी की तरफ बढ़ गई। वही एक बार फिर माही को अपने आप से नजर फेरता दे संत देवेश की आंखें गहरी हो गई। क्या वह उसे भूल चुकी थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो इतनी आसानी से उसे कैसे भूल सकती है? वही माही ने अब एक बार भी दूसरी दिशा की तरफ नहीं देखा और सीधा प्रधानाध्यापक जी की तरफ जाकर उनके समक्ष बैठ गई, जिसे देख प्रधानाध्यापक जी ने मुस्कुराते हुए अपने एक सेवक को अपने हाथों से कुछ आदेश दिया, जिसे समझ उसने जल्दी से आगे आकर एक चाय का प्याला माही के लिए भर दिया। कुछ समय यूं ही शांति फैली रही। किसी को समझ ही नहीं आया रहा था कि वो क्या कहे। वही माही जो पहले से ही अपने सामने बैठे इंसान से थोड़ी परेशान थी, क्योंकि माही उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। अब उसे यहाँ से जल्द निकलना था, इसलिए उसने प्रधानाध्यापक जी से खुद ही सवाल किया, मुख्य गुरु, आपने मुझे किसी कार्य से यहाँ बुलाया है? माही ने बहुत ही शांति और सरलता से यह सवाल किया था, जिसे सुन प्रधानाध्यापक जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। वो अब उसे क्या ही बताते कि उसे बुलाने वाले वह नहीं बल्कि उनके सामने बैठे शख्स थे, पर अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका इस मामले से कोई लेना देना ही ना हो। वो तो चुपचाप अपनी चाय का आनंद लेते शांति से अपना खेल खेल रहे थे, जिसे देख प्रधानाध्यापक जी ने अपना गला साफ करते हुए माही से स्वयं सवाल करना ही सही समझा। हमने तुम्हारे बारे में तुम्हारे गुरु धना आचार्य जी से बहुत सी प्रशंसा सुनी है, और आज हमने आपको युद्ध मैदान में अपना कौशल दिखाते हुए भी देख लिया। हमें भी ये देखकर काफी हैरानी हुई कि आप इतनी छोटी उम्र में अपनी शक्तियों के इतने उच्च स्तर पर है। अब हमें आपके गुरु कही गई हर एक बात पर विश्वास हो गया है कि आप बहुत ही काबिल शिष्य हैं। अब हम दिल से चाहते हैं कि आप ये प्रतियोगिता जीतकर रहस्यमय अकादमी का नाम रोशन करें, क्योंकि इसके बाद आपका मुकाबला प्रथम अकादमी से हो सकता है। माही जिस समय से यहाँ आई थी, उसने कभी प्रथम अकादमी का जिक्र किसी के मुंह से नहीं सुना था, इसलिए उसने असमंजस में प्रधानाध्यापक जी की तरफ देखते हुए कहा, सवाल किया, क्या हमारे और प्रथम अकादमी के बीच कोई प्रतियोगिता होती है? जिसे सुन प्रधान अध्यापक जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। छोटे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अध्यापक इतने वर्षों से किस हराते हुए आ रहे हैं? जिसे सुन माही ने अपनी आंखें उठा प्रधानाध्यापक जी की तरफ देखा। प्रधानाध्यापक ने आगे बताते हुए कहा, प्रथम अकेडमी यहाँ की सबसे शक्तिशाली और कई रहस्य से भरी अकादमी है। बेशक सभी हमारे अकादमी को एक रहस्यमय और ताकतवर अकादमी समझते हो, परंतु प्रथम अकादमी के सामने हमारी ताकत है अभी भी बहुत कमजोर है। ये प्रतियोगिता जो हम अपनी अकादमी में करवाते हैं, इसका असली उद्देश्य यही होता है, एक अच्छे योद्धा को चुना जाए, जो वर्ष में एक बार होने वाली प्रतियोगिता जिसमें तीनों अकादमी शामिल होती है उसी के लिए तैयार हो सके, ताकि हम एक अच्छे योद्धा को चुनकर उसे आगे की प्रतियोगिता में भेज सके। तभी अचानक प्रधानाचार्य जी अपनी बातें कहते हुए कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए माही की तरफ देखा, जो उनकी सभी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने माही से कहा, रुद्र, तुम कुछ समय हमारी यही प्रतीक्षा करो, हमें कुछ कार्य याद आ गया है, हम अभी वो करके कुछ समय में वापस आते हैं। इतना कह प्रधानाध्यापक जी अपने दोनों सेवकों के साथ कक्ष से बाहर चले गए। वही माही जो उनकी बातों को बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुन रही। अचानक उनके ऐसे जाने से उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा भी क्या कार्य आ गया कि वो अपनी बातों को बीच में छोड़कर ही तुरंत वहां से चल गए। वही प्रधानाध्यापक जी ने कक्ष से बाहर जाते हुए एक नजर पीछे मुड़कर सामने बैठे दोनों व्यक्तियों पर डाली। असल में वो वहां से नहीं जाना चाहते थे, पर जिस समय वो माही से बातें कर रहे थे तभी उनकी नजरें संत देवेश से जा मिले। उन्होंने ही प्रधानाध्यापक को उन्हें अकेले छोड़ने का आदेश दिया था, जिसे समझा वह भी तुरंत से बाहर जाने लगे। उन्हें नहीं पता था कि आखिर संत देवेश का रुद्र के साथ क्या रिश्ता, जिसे ये जानना चाहते थे, परंतु उन्हें पता था जब तक संत देवेश नहीं चाहेंगे कोई भी व्यक्ति उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा सकता।
इसी सोच में गम वो कुछ ही समय में वहां से निकल गए। वही एक बार फिर उस बड़े से कार्यालय में शांति का माहौल बन गया। माही चुपचाप अपना सर झुकाए उसी स्थान पर बैठी रही, क्योंकि प्रधानाध्यापक जी ने से उससे कहा था कि वो कुछ समय में वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं उनका कुछ समय इंतजार करें। इस समय कक्ष में सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, जिनमें से कोई भी पहले बात करने की शुरुआत नहीं करना चाहता था। कुछ समय के शांति भरे माहौल के बाद माही के बाद अचानक माही के कानों में कुछ ऐसे शब्द गए, जिससे माही जो अपनी चाय पी रही थी वो अचानक की सारी उसके मुंह से बाहर आ गई। माही ने खंसते हुए सामने की तरफ देखा, जहां संत देवेश ने जल्दी से आगे बढ़ उसके सर को सलाया, क्या तुम देखकर कोई चीज नहीं कर सकती? वही उस व्यक्ति का स्पर्श अपने सर पर प्रकार माही की पूरे शरीर में एक कट दौड़ गया, जिसे महसूस कर माही तुरंत पीछे की तरफ हटने लगी। पर तभी संत देवेश ने उसका हाथ पकड़कर माही को अपने पास खींचा। चुपचाप यहाँ बैठी रहो। संत देवेश की दिल को छू लेने वाली आवाज ने माही को अपने स्थान पर ही रोक दिया। पता नहीं क्यों, परंतु आज माही किसी के सामने इतनी कमजोर पड़ गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। माही बेचारी तो सद्गुरु में ही चली गई थी। उसके कानों में तो अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, अगर तुम कोई जीवित मनुष्य होते तो मैं तुम्हारे पवित्रता को किसी ने नष्ट पहुंचने के लिए तुमसे विवाह कर लेती। यही शब्द बार बार माही के कानों में किसी घंटे की तरह एक ही धुन में बजे जा रहे थे। यही तो वो शब्द थे जो माही ने कुछ महीनों पहले उस गुफा में उस मूर्ति के आगे कहे थे। यही सब सोचते हुए माही एकटक अपने सामने बैठे व्यक्ति की तरफ देखने लगी, जो इस समय उसके बेहद करीब था। इसका ध्यान इस समय माही के हाथों पर था, जिस कारण माही उसे और ध्यान से देखने लगी। उसकी घनी काली पलकों ने इस समय उसकी सुंदर एम्बर आंखों को छुपा लिया था। उसकी स्क्रीन किसी सफेद बर्फ के समान गोरी थी, परंतु पत्थर के समान कठोर जो माही को उसके स्पर्श से महसूस हो रही थी। उसके सामने बैठा व्यक्ति एक मजबूत और आकर्षक शरीर का मालिक था, जो किसी को भी अपनी एक नजर में अपना दीवाना बना सकता था। माही बस एकटक अपने सामने बैठे व्यक्ति को देख रही थी, जो एक रेशम के कपड़े से उसके हाथों पर गिरी चाय को साफ कर रहा। ये कुछ ऐसा था जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो, जिसे वो मजबूती से पकड़ने से डरता हो कि कहीं वो गिरकर टूट न जाए। वही सत देवेश जो माही के अपने आप को इस तरह नजरअंदाज करने और अपना उसका सारा ध्यान प्रधानाचार्य जी पर होने के कारण जलन महसूस करने लगे थे। इस बात का उन्हें स्वयं आभास नहीं था, इसी कारण उन्होंने माही से यह शब्द कहे थे ताकि वह पर भी ध्यान दे सके। पर उन्हें नहीं पता था कि माही इन वाक्यों से इतनी ज्यादा हैरान हो जाएगी कि वो चोट पहुंचा देगी। इसलिए जब उन्होंने देखो कि माही ने अपने हाथों पर चाय गिरा ली है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे माही के हाथों को पकड़ लिया। माही के हाथों संभोग करते हैं उन्हें भी अपने शरीर में माही की बातें एक झटका महसूस हुआ। उन्हें समझा नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उन्हें माही इतनी फिर्क हो रही है। वह इसी तरह कुछ समय माही के हाथों को पकड़े हुए ही अपने ख्यालों से लड़ते रहे। पर अचानक माही के हाथों को पकड़ने के बाद देवेश को एहसास हुआ कि उसके हाथ किसी रुई की भांति बहुत ही कोमल और सफेद थे, जो उनके कठोर हाथों में के किसी नवजात शिशु के हाथों के समान लग रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने माही के हाथों पर ज्यादा दबाव डाला तो कहीं ये हाथ उनसे टूट ही न जाए। क्या किसी के हाथ इतने कोमल और सुंदर हो सकते थे? आगे वही माही अभी हैरानी से अपने सामने व्यक्ति की तरफ देख ही रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से कैसे निपटे। अगर सच में आज इस व्यक्ति ने उसे पहचान लिया तो वह नहीं जानती कि वो उसके सवालों से कैसे बचेगी। क्या कहेगी वह अपने सामने बैठे व्यक्ति से कैसे अपने किए कांड की सफाई दे। अब उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को अपने मन में डांटते हुए कहा, पागल गधी कहीं की, बिना सोचे समझे तू ऐसे ही किसी चीज को कैसे छू सकती? तुम क्या एक बार ध्यान से जांच नहीं कर सकती थी? तू बार बार क्यों भूल जाती है कि तू किसी साधारण दुनिया में नहीं है? यह एक जादुई दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता। पता नहीं उस दिन कहां से तेरे अंदर का इमरान हाशमी जाग गया कि तूने एक मूर्ति के साथ ऐसी हरकतें की जिस लड़की ने आज तक किसी सुंदर से सुंदर नौजवान लड़के तक को भाव नहीं दिया। वो उसे दिन एक मूर्ति पर फिसल गई। तभी संत देवेश ने एक बार माही से फिर वही सवाल किया, रुद्र तुम मुझे बताओ कि अगर कोई स्त्री किसी शरीफ पुरुष की पवित्रता को नष्ट करती है तो उसकी सजा उसे क्या मिलनी चाहिए? जिसे सुन माही जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आए। उसे अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए अपने सामने बैठे चालाक लोमड़ी के भांति चतुर इंसान की तरफ देखा, जो इस समय अपने आप को इतना मासूम दर्शा रहा था जैसे उसके साथ कितना घोर अन्याय हुआ हो। इस समय संत देवेश का चेहरा और उनकी आंखें किसी सताए हुए बच्चे के समान प्यारी और मासूम लग रही थी, जिन्हें देख एक पल के लिए तो माही भी पिघल गई। परंतु माही ने जल्द ही अपना होश संभल लिए। वो इस तरह किसी के बहकावे में नहीं आ सकती थी। क्या यह व्यक्ति उसे पागल समझ रहा है? अगर यह इतना ही शरीफ और मासूम इंसान था तो क्या यह अपनी आंखें खोलकर उसे बात नहीं सकता था कि वो कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक जिता जागता व्यक्ति है? अचानक ये ख्याल माही के दिमाग में आते ही माही ने तुरंत अपनी काली आंखों गुस्से में छोटी करते हुए तुरंत अपना हाथ संत देवेश के हाथों से हटा लिया और थोड़ा पीछे होकर एक गंभीर चेहरे के साथ उनकी तरफ देखने लगी।
वही एक बार फिर माही को खुद से दूर जाता देख संत देवेश ने घूरकर माही को देखा। क्या उसमें कोई कांटे लगे हैं जो ये छोटी बिल्ली हमेशा फुदक कर उसे दूर भागती रहती है, या वो दिखने में अच्छा नहीं है? यही सब सोचते हुए वो माही की तरफ देखने लगे हैं। वही माही जिसे संत देवेश के सवालों से ऐसा लगने लगा था कि शायद वो उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इस समय एक लड़के के रूप में थी। इसलिए उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप को संभालते हुए एक गंभीर चेहरे के साथ संत देवेश की आंखों से बचते हुए कहा, आपके बच्चों से इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए, और वैसे भी मेरी अभी कोई प्रेमिका नहीं है और ना ही किसी स्त्री ने मेरी पवित्रता को खराब किया है, इसलिए मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। जिसे सुन संत देवेश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। ये छोटी बिल्ली उसके सामने अभी भी अपनी सच्चाई नहीं बता रही थी। तभी एक तेज आवाज के साथ प्रधानाध्यापक जी के कक्ष का दरवाजा खुला, जिसे देख उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने हैरान परेशान चेहरा लिए गुरु धना आचार्य जी खड़े हुए थे। इस समय उनका पूरा चेहरा पसीने में भीगा हुआ था। उनकी सांस भी नॉर्मल से अधिक तेजी से चल रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखा हुआ था, जिसके साथ वह अपनी आई बेकाबू सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही जल्दबाजी में यहाँ आए हैं। वहीं गुरु धना आचार्य जी की ऐसी हालत देख माही जल्दी से अपने स्थान से खड़ी हुई और उनकी तरफ बढ़ते हुए उसने सवाल किया, गुरुदेव आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी ऐसी दशा क्या हुआ, कुछ परेशानी है? वही गुरु धना आचार्य जी जो माही को लेकर इतने परेशान थे कि उन्होंने अपने हालात पर गौर ही नहीं किया। वो बस किसी भी हालत में जल्द से जल्द प्रधानाध्यापक जी के कार्यालय तक पहुंचना चाहते थे। जब उन्होंने माही को सही सलामत देखा तब उन्हें ये समझ में आया कि वो किस तरह बिना प्रधानाध्यापक के आदेश के बिना ही उनके कक्ष में आ गए हैं, जिसे देखकर अब उन्हें काफी शर्मिंदगी हो रही थी। उन्होंने अपने आसपास प्रधानाध्यापक जी को खोजना शुरू किया ताकि वह उनसे अपने अभी के बर्ताव की क्षमा मांग सके, परंतु इस कक्ष में माही के अलावा उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था, जिसे देख उन्होंने थोड़े असमंजस में कक्ष के चारों तरफ देखना शुरू किया, क्योंकि प्रधान अध्यापक जी ने ही तो माही को यहाँ बुलाया था, तो वो कहाँ हो सकते हैं। तभी उनकी नजर थोड़ी दूरी पर बैठे व्यक्ति पर गई, जहां एक सुंदर नौजवान लड़का बैठा हुआ था, जिसे देखते ही गुरु धना आचार्य जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तुरंत उस व्यक्ति को पहचान गए थे। वो इस चेहरे को कभी अपने सपनों में भी नहीं भूल सकते थे। शुरुआत में उन्हें नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन है और कहां से आया है, परंतु जब एक बार धना आचार्य जी किसी कार्य से प्रधानाचार्य जी से मुलाकात के समय उनकी मुलाकात इस अनजान व्यक्ति से हुई थी, जो उस समय धना आचार्य जी को बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति लगा था, क्योंकि उसे स्वयं रहस्यमय अकादमी के सबसे शक्तिशाली प्रधानाध्यापक भी बहुत ही सम्मान के साथ उनसे बातें कर रहे थे, जिसे देख धना आचार्य जी बहुत हैरान थे। इसलिए उन्होंने बातों बातों में प्रधानाध्यापक जी से सवाल किया कि वो व्यक्ति कौन है। तब उन्होंने उन्हें बताया था कि इस व्यक्ति ने कुछ वर्षों पहले उनकी जान कई खतरनाक लोगों से बचा आई थी, जिनका सामना स्वयं प्रधानाध्यापक जी भी नहीं कर पा रहे थे, पर इसने कुछ ही पल में उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उस दिन उन्हें इस अनजान व्यक्ति की शक्ति का अंदाजा हुआ था कि यह कोई आम इंसान नहीं है। ये दिखने में जितने शांत स्वभाव के लगते हैं, असल में यह उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक और निर्दय है, जिसका उदाहरण स्वयं प्रधानाचार्य जी ने धना आचार्य जी को बताया था कि उसने कितनी निर्दय तरीके से उन हमलावरों को कुछ ही पलों में खत्म कर दिया था। आज भी वो खतरनाक आंखें प्रधानाध्यापक जी भूल नहीं सकते थे। इसीलिए शायद प्रधानाध्यापक जी संत देवेश से इतना सम्मान करते हैं, जिसे सोच गुरु धना आचार्य जी ने जल्दी से आगे बढ़कर सम्मान पूर्वक देवेश को प्रणाम किया। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए उनसे सवाल किया, बड़े संत आप यहाँ, मेरा मतलब है कि प्रधानाचार्य जी ने बताया था कि आप अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। जिसे सुन देवेश जो गुरु धना आचार्य जी के ऐसे अचानक उसके और उनकी छोटी बिल्ली के बीच में आने से नाखुश थे, उन्होंने धन आचार्य जी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उन्होंने धना आचार्य जी से ही सवाल किया, गुरु धना आचार्य जी आप इस समय अचानक यहाँ कार्यालय में क्या कर रहे हैं? जिसे सुन गुरु धना आचार्य जी थोड़े से हड़बड़ा गए। अब वो उन्हें क्या बताएं कि वो क्यों यहाँ आए थे। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी बातों को संभालते हुए देवेश से कहा, वो मैं यहाँ अपने शिष्य रुद्र को लेने आया हूँ। आज की प्रतियोगिता के बाद अब उसे आगे की प्रतियोगिता के लिए तैयार भी करना, और अब आराम का समय भी हो चुका है। गुरु धना आचार्य जी के मन में इस समय जो वाक्य आए, उन्होंने जल्दबाजी में इस समय सब बोल दिए। जिसे सुन देवेश ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के कोनों से माही की तरफ देखा, जो उन्हें की तरफ देख रही थी, पर इस समय उसके चेहरे बिल्कुल शांत और भावहीन बना हुआ था। वो पहले की तरह ना तो घबरा हुई थी और ना ही डरी लग रही थी, जिसे देख देवेश के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए धनाचार्य जी की तरफ देखते हुए कहा, आचार्य जी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ समय के लिए आपके शिष्य को अपने पास रखना चाहता हूँ। जिसे सुन धनाचार्य जी ने हैरानी से संत देवेश की तरफ देखा,
जिसे देख संत देव ने अपनी बातों को आगे बढ़ते हुए कहा, आपका शिष्य बहुत ही काबिल और होनहार बच्चा है, इसीलिए मैं इसे अपनी कुछ तकनीकें सिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए आप कुछ समय के लिए अपने शिष्य रुद्र को मुझे दे सकते हैं। वही गुरु धना आचार्य जी कोशिश ये सवाल कम और आदेश ज्यादा लग रहा था। जैसे वो पहले ही माही को अपने साथ रखने के लिए तैयार है, इसके लिए उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी। वही गुरु धराचार्य जी जानते थे कि उनके माने या मानने से बड़े संत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो इस चीज के लिए मान गए। आगे प्रधानाध्यापक जी के कार्यालय में गुरु धना आचार्य जी और संत देवेश की सारी बातें सुन माही हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगी। क्या इन लोगों को एक बार उससे नहीं पूछना चाहिए? क्या उसका हक नहीं बनता कि वो स्वयं अपना अध्यापक चुन सके? जिसे सोच माही ने आगे बढ़कर तुरंत कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। तभी संत देवेश अचानक अपने स्थान से खड़े हुए और माही को अपने पास खींचकर वहां से तुरंत टेलीपोर्ट हो गए। शायद वो जान गए थे कि माही जरूर कुछ कहने वाली है, जिसे देख गुरु धना आचार्य जी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अभी उन्होंने क्या देखा? क्या वो सत्य है या उनका कोई भ्रम? आखिर बड़े संत देवेश और माही के बीच चल क्या रहा है? अचानक उनका माही को उनसे मांगना, और अब संत देवेश को माही को इतने हक से अपने साथ ले जाता देख गुरु धना आचार्य जी तो बस उन्हें देखते ही रहेगा। इस समय वो थगे से अपने स्थान पर खड़े रहकर उस दिशा की तरफ देख रहे थे जहां से कुछ समय पहले माही और संत देवेश टेलीपोर्ट हुए थे। तभी किसी ने पीछे से गुरु धना आचार्य जी के कंधों पर हाथ रखा, जिसे महसूस कर गुरु धना आचार्य जी वापस अपने होश में लौट आए। वो उस हाथ के मालिक को देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़े। वहीं उनके पीछे प्रधानाचार्य जी खड़े थे, जिन्हें देख गुरु धना आचार्य जी ने जल्दी से आगे बढ़ उन्हें प्रणाम किया। वहीं दूसरी तरफ अचानक ही दो परछाइयां एक बड़े से कक्ष में टेलीपोर्ट हुई, जिससे उस शांत कक्ष में अचानक ही जान आ गई। सामने खड़ी ये दो परछाइयां और कोई नहीं संत देवेश और माही थे। इस समय संत देवेश के दोनों हाथ माही की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे, जिस कारण वो दोनों बहुत करीब खड़े हुए थे। वही माही हैरानी से अपने सामने खड़े व्यक्ति को देख रही थी, जो अचानक ही उसे अपने साथ एक अनजान स्थान पर ले आया। माही ने अपना सर उठाकर अपने सामने खड़े पहाड़ के समान लंबे व्यक्ति की तरफ देखा, जिसके शरीर के सामने वो इस वक्त किसी छोटे बिल्ली की तरह लग रही थी। वही संत देवेश अपनी आंखों में एक चमक के साथ माही की तरफ देख रहे थे, जिसे देख माही तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी नजरें हटाकर उनसे दूर होने कोशिश करने लगी। परंतु काफी देर की कोशिशों के बाद भी माही देवेश की पकड़ से नहीं निकल पाए, जिसे देख माही के शांत चेहरे पर अचानक गुस्सा दिखने लगा। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके भी अपने आप को संत देवेश की पकड़ से नहीं छुट्टा पा रही थी, जिसे सोच सोच कर ही अब माही का गुस्सा और बढ़ने लगा था। उसने अपने गुस्से भरी काली आंखें से सामने खड़े पहाड़ जैसे व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे माही के प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी आंखों में चमक लिए जो उसे अपना नीचे दबने के लिए तैयार खड़ा था। माही ने थोड़ी चिड़चिड़ाहट के साथ अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या आपको लड़के पसंद है जो आप मुझे इस तरह चिपक रहे हैं? पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसे सुन संत देवेश ने अपनी आईब्रो को ऊपर उठाते हुए अपनी गहरी एम्बर आंखों से कुछ समय माही की काली आंखों में देखा। अचानक कुछ सोचकर उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, जिसे शायद माही नहीं देख पाई थी, क्योंकि इस समय माही का पूरा ध्यान संत देवेश की पकड़ से छूटने पर था। वही संत देवेश धीरे धीरे माही की तरफ झुकने लगे, जिसे देख माही का सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। अचानक ही उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट के भाव आ गए। वो जल्दी से पीछे होने की कोशिश करने लगी, परंतु संत देवेश ने उसे काफी मजबूती से पकड़ रखा था, जिसे उसका निकलना माही को अब नामुमकिन लग रहा था। वही माही को ऐसे डरता और घबराता देख देवेश के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। पता नहीं क्यों, परंतु उन्हें माही को इस तरह परेशान करना अच्छा लग रहा था। वही माही ने अब डर के कारण अब तक अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसे देख संत देवेश कुछ समय रुककर ध्यान से माही के चेहरे को देखने लगे। उसकी वो बड़ी बड़ी पलकें जो उसकी काली आंखों को बंद कर हुए थे, जिसे वो बार बार फड़फड़ा रही थी, जो इस समय किसी तितली के समान लग रही थी। संत देवेश का ध्यान माही की आंखों से धीरे धीरे उसकी छोटी सी नाक और आखिर में उसके गुलाबी होठों पर आकर रुक गया। उनकी सुंदर एम्बर आंखें इस समय माही के गुलाबी होठों पर टिकी हुई थी, जिन्हें देख अनजाने ही उनकी आंखों के सामने अचानक वो दृश्य आ गया जिस समय माही ने उन्हें किस किया था, जिसे सोच उनका चेहरा जलने लगा। तभी माही के कानों में एक कठोर मगर दिल की धड़कनों को बेकाबू करने वाली आवाज आई, मुझे लड़कों में नहीं पर छोटी जंगली बिल्लियों में ज्यादा दिलचस्पी है। ये सब बातें सत देवेश माही के कानों के बिल्कुल करीब होकर कह रहे थे, जिस कारण माही उनके होठों को अपने कानों पर महसूस कर सकती थी। उनके सांसों की गर्माहट माही के कानों में गुदगुदी कर रही थी। वो आवाज माही को किसी बहते संगीत के समान महसूस हो रही थी, जिससे अचानक ही उसका दिल धड़कने दुगनी रफ्तार में दौड़ने लगा। इस समय उसका पूरा चेहरा एक गर्मी के कारण जलने लगा था।
उसका पूरा शरीर जैसे किसी बर्फ के समान जम गया था। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज से उन दोनों का ध्यान टूटा। दोनों ने एक साथ आवाज की दिशा की तरफ देखा, जहां एक काले कपड़े पहना हुआ व्यक्ति नीचे जमीन बेहोश पड़ा था। उसके हाथों में शायद कुछ सामान था, जो उसके गिरने के कारण टूटकर जमीन पर बिखर गया था। तभी जल्दी से एक और काली परछाई टेलीपोर्ट होकर वहां आए और उस बेहोश व्यक्ति को वहां से तुरंत ले गई। वही माही अपनी आंखों में उलझन के भाव लिए उसे दिशा में देखती ही गई। वो काली परछाई किसी हवा की तरह आए और आंधी की तरह वहां से गायब भी हो गई। वही इस सब सिलसिला के कारण संत देवेश की पकड़ माही पर हल्की हो गई, जिसे महसूस कर माही ने जल्दी से उनसे दूर हो गई और उनसे एक लंबी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। वही इस बार माही को अपने आप से दूर जाता देख संत देवेश ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना सर हिलाया और सामने की तरफ चले गए। वहीं उन्हें इस तरह शांति से ज्यादा देख माही ने भी एक गहरी सांस ली और उनके पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह लोग एक अलग स्थान पर पहुंच गए। ये कक्ष आकार में बहुत ही विशाल और भव्य था। कक्ष के बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा बगीचा बना हुआ था, जिसे सुंदर लाल फूलों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। यह नजारा दिखने में जितना सुंदर था, उतना ही दिल को सुकून पहुंचाने वाला ही पता। सामने एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे पत्थरों की एक सुंदर मेज बनाई हुई थी। उसके आसपास पत्थरों से ही कुछ कुर्सियों का निर्माण भी किया गया। संत देवेश आगे बढ़ते हुए उस स्थान पर जाकर बैठ गए। उन्होंने एक नजर अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा, जो किसी सावधान बिल्ली के समान लग रही थी। उसकी काली आंखें लगातार आसपास के नजारे को देखे जा रही थी, परंतु उसका शरीर किसी भी हमले के लिए तैयार और सावधान लग रहा था, जिसे देख उन्होंने अपना सर ना में हिला दिया। ये छोटी बिल्ली हमेशा इसी तरह उनके सामने एक कठोर व्यवहार रखती थी। वो सभी चीजों पर अपना ध्यान दे सकती थी, सिवाय उसके। उन्होंने टेबल पर अपनी 2 उंगलियों को खटखटाते हुए माही का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसे देख माही, जो उसे सुंदर नजारे का लुत्फ उठा रही थी, उसने अपनी नजरों को उठाकर सामने बैठे व्यक्ति की तरफ देखा, जो उसे अपने सामने बैठने का इशारा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वह काली परछाई उस बेहोश व्यक्ति को अपने साथ एक दूसरे कक्ष में लेकर आए और सामने रखे बिस्तर पर उसे लेटाकर अपने आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी नजर सामने रखे पानी से भरे जग पर गई। उसने बिना ज्यादा सोचते हुए उस सारे पानी को बेहोश व्यक्ति के ऊपर डाल दिया। तभी एक तेज चिक के साथ वो व्यक्ति अपने होश में वापस आया। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। एपिसोड 51 अब आगे। अचानक पानी डालने के कारण वो व्यक्ति एक तेज चीख के साथ उठा, जिसे सुन सामने खड़े व्यक्ति ने अपने कोनों को बंद करते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, श्रवण अपना मुंह बंद करो, क्यों इतना गला फाड़ रहे हो। जिसे सुन श्रवण, जो सत देवेश के खास सेवकों में से एक था, उसने अपनी आंखें खोल अपने चारों तरफ देखने लगा। अपने आप को वापस अपने कक्ष में देखकर अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ समय पहले का वो भयानक दृश्य घूम गया कि किस तरह उसके मास्टर किसी पुरुष के इतने निकट खड़े थे। उन्होंने उस लड़के को अपनी बाहों में भर रखा था और उसके बेहद ही करीब जाने वाले थे, जिसे सोचकर ही अचानक उसे अपने शरीर के रोंगटे खड़े होते महसूस होने लगे। उसने जल्दी से अपना सर झटका और अपने आसपास देखने लगा। तभी उसने सामने की तरफ देखा, जहां एक नकाबपोश काले कपड़े पहने उसके सामने खड़ा उसे किसी पागल व्यक्ति के समान समझ घूर रहा था। जिसे देख श्रवण ने जल्दी से आगे बढ़कर सामने खड़े काल, ये भी सत देवेश के कुछ खास सेवकों में से था, पर लगभग चढ़ते हुए कहा, काल मेरे भाई, मुझे लगता है हमारे मास्टर के अंदर किसी और की आत्मा आ गई है। तुम्हें पता है, मैंने आज मास्टर को किसी पुरुष के इतने पास देखा। ऐसा लगता है हमारे मास्टर को लड़के पसंद आने लगे हैं। भाई, हमारे मास्टर पहले ऐसे नहीं थे। उन्हें तो किसी मनुष्य को छूना तो सही, आंखें उठाकर देखना भी अपने समय की बर्बादी लगती था। ये सब कहते हुए श्रवण अचानक ही गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, मेरे भाई, मुझे लगता है जरूर उनके अंदर किसी प्यासी स्त्री की आत्मा आ गई है, जो सुंदर और शक्तिशाली पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। वही काल जो अपने आप को श्रवण की पकड़ से छुड़वाने की लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस समय श्रवण उसके ऊपर लगभग अपना पूरा कब्जा किए हुए उसे पकड़ के रोए जा रहा था। उसने अपने दोनों पैर को काल की कमर के चारों तरफ लपेट रखा था और उसने अपने हाथों से काल की गर्दन को दबोच रखा था, जिससे अब काल का दम घटने लगा था। ऊपर से उसकी आवाज काल के कानों के पर्दे फाड़ने पर तुली हुई थी। वही श्रवण की बेसर पैर की बातें सुनकर काल ने गुस्से में लगभग श्रवण को अपने आप से दूर खींचकर नीचे जमीन पर फेंकते हुए थोड़े गुस्से में श्रवण की तरफ देखा, जिसने चिल्ला चिल्ला कर लगभग उसके कानों में दर्द कर दिया था। इस समय वह ऐसे अपनी छाती पिट पिट कर रो रहा था, जैसे कोई विधवा हुई औरत अपने पति के लिए रोती है। जिसे देख अब काल को श्रवण पर ही शक होने लगा था कि कहीं इसी के अंदर तो किसी प्यासी स्त्री की आत्मा प्रवेश नहीं कर गई है।
जो यह इस तरह की अजीब हरकतें कर रहा है। यही सब सोचते हुए काल की नजर श्रवण पर गई, जो एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख काल ने तुरंत 2 कदम पीछे होते हुए उससे थोड़े गुस्से में कहा, चुप एकदम। क्या ये औरतों की तरह अपनी छाती पीट पीट कर रोए जा रहा है? क्या तू भूल गया है कि तू एक खूंखार कातिल है, जिससे बड़े बड़े लोग भी खौफ खाते हैं? याद कर, तेरा नाम शैडो है, जिसका खौफ दूर दूर तक फैला हुआ है। जिसे सुन श्रवण, जो अपने दुख और सदमे में आज इतना बह गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह क्या कर रहा है, वह तुरंत अपने होश में आया। अचानक ही उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उसने अपने आसपास देखा और जमीन से उठकर खड़ा हो गया। श्रवण अपना गला साफ करते हुए काल की तरफ बढ़ाने लगा। वही काल जिसने श्रवण को ठीक होता देख एक गहरी सांस ली थी कि अचानक एक बार फिर श्रवण काल के ऊपर चढ़कर रोते हुए कहने लगा, मेरे भाई, हमें अपने मास्टर को बचाना होगा। मैं ना एक बार एक बहुत ही बड़े सन्यासी बाबा से मिला था। हम आज ही अपने मास्टर को उनके पास लेकर जाएंगे। वह जरूर उनका इलाज करके हमारे मास्टर को पहले जैसा कर देंगे। वही काल जिसने शायद जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि उसने आज श्रवण से थोड़ी समझदारी की उम्मीद कर ली थी। उसने श्रवण की हरकतों से परेशान होकर अपना माथा पीट लिया। वह कैसे भूल सकता था? उसका ये दोस्त उल्टी खोपड़ी का इंसान है। यह उस कुत्ते की पूंछ के समान है, जिसको 100 साल भी पानी में रखा जाए तब भी वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। और ये पूंछ जो सिर्फ उसके मास्टर के सामने ही ठीक से रह सकती है, वह उसे से कैसे समझदारी की उम्मीद कर सकता है? काल एक ने बार फिर श्रवण को अपने आप से दूर हटाते हुए जल्दी से अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया और उसे अपने हाथों के इशारे से खुद दूर रहने के लिए कहा, जिसे देख श्रवण का मुंह बन गया। काल ने थोड़े कठोर स्वर में श्रवण से कहा, अगर तुम्हारे मुंह से यह बकवास मास्टर ने सुन ली तो मुझे नहीं लगता कि आगे तुम्हारे पास बोलने के लिए जुबान बचेगी, और हो सकता है कहीं मास्टर तुम्हें ही गायब ना कर दे। जिसे सुन श्रवण, जो अभी काल पर चिल्लाने वाला था, अचानक ही चुप हो गया। वह आज अपनी भावनाओं में इतना बह गया था कि वह भूल गया था कि उसके मास्टर कितने खतरनाक है। उसने जल्दी से काल की तरफ देखा, जैसे वह उसे कहना चाहता हो कि उसे अब मास्टर से बचा ले। उसे याद आया कि वह किस तरह अपने मास्टर के सामने अचानक बेहोश हो गया था। वही श्रवण को शांत होता देख काल ने राहत की एक सांस ली। आज उसे बेचारे ने भी अपने मास्टर के इतने रूपों को देखा था, जो उसने कभी अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं थे। उसे नहीं पता था कि उसके मास्टर किसी के सामने इतने मासूम भी बन सकते हैं। उसके जल्लाद मास्टर, जो किसी मौत के राजा के समान थे, आज वह माही के सामने किसी भोले भाले मासूम बच्चे के समान व्यवहार कर रहे थे। जिसे देखकर तो काल भी बहुत समय के लिए सदमे में ही चला गया था। जिस समय संत देवेश माही से बातें कर रहे थे, काल वहीं पर मौजूद था। क्योंकि वह उनका खास अंगरक्षक था, इसलिए वह हर समय अपने मास्टर के आसपास ही रहा करता था। उसने आज अपने मास्टर के चेहरे पर पहली बार कई भाव देखे, वरना हमेशा ही उसका मास्टर का चेहरा बर्फ के समान ठंडा भावहीन रहता था। वहीं दूसरी तरफ सभी को सदमे में पहुंचने वाले संत देवेश अपने बगीचे में बैठे शांति से किताबें पढ़ रहे थे। वही माही लगातार घूरकर उन्हें देखे जा रही थी, क्योंकि यह व्यक्ति उसे यहाँ तकनीकी सीखने लाया था। परंतु पिछले 2 घंटे से वही यहाँ बैठी हुई थी और यह व्यक्ति आराम से अपने कार्य में लगा हुआ था। वही सत देवेश को माही की नजरें अपने ऊपर बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी। पर यही तो वह चाहते थे कि माही का ध्यान सिर्फ उन्हीं पर रहे। परंतु कमी थी तो बस थोड़े से प्यार की, क्योंकि वह अपनी नजरों में प्यार नहीं गुस्सा लिए उनकी तरफ घूरे जा रही थी। अब माही के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने मेज पर अपनी उंगलियों से दस्तक देते हुए संत देवेश का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश की, जिसे देख संत देवेश ने अनजान नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे उन्हें समझ ही ना आ रहा हो कि वह किस लिए उनकी तरफ ऐसे गुस्से में घूर रही है। जिसे देख माही की आंखें और भी छोटी हो गई। ये पहला ऐसा इंसान था जो बिना कुछ किया ही उसे इतना ज्यादा गुस्सा दिला देता था, और पता नहीं क्यों माही उस पर अपना गुस्सा निकल भी नहीं पा रही थी। वरना इस समय अगर संत देवेश के अलावा यहाँ कोई और होता तो पता नहीं माही अभी तक उस इंसान की कितनी हालत खराब कर चुके होती। जिसे सोच माही ने एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू में किया और थोड़े कठोर स्वर में बोली, बड़े संत देवेश। माही के अपनी बात कहने से पहले ही संत देवेश ने उसे बीच में टोकते हुए उसे अपना नाम लेने के लिए कहा, जिसे देख माही ने हैरानी से उनकी आंखों में देखा। क्या उनका मतलब था कि वह उन्हें उनके नाम से बुलाए? जिसे समझ संत देवेश ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तुम मुझे देवेश कह सकते हो। जिसे सुन माही ने अजीब नजरों से उनकी तरफ देख। वह कुछ ही समय से एक दूसरे को जानते थे। वह एक दूसरे के इतने भी करीब नहीं थे कि वह उन्हें उनके नाम से बुलाए। पर माही ने अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे अभी बहुत से कार्य करने थे, इसलिए वह हमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे समझे कहा,
देवेश, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप मुझे यहाँ किस लिए लाए हैं? जिसे सुन संत देवेश, जिन्हें माही के मुंह से अपना नाम किसी मिश्री की भांति मीठा लग रहा था, जिसे सुन अचानक ही उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देख माही कुछ समय के लिए तो उसमें खो ही गई। वह अपनी बातों को कहते कहते हैं ये भूल ही गई कि वह क्या कहने वाली थी, और बस एक टक कर संत देवेश को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। उन्होंने माही से कहा, मैं गुरु धना आचार्य जी के काबिल शिष्य को यहाँ कुछ तकनीकें सीखने लाया हूँ। जिसे सुन माही तुरंत अपने विचारों से बहरा आई। उसने अपने आप को संभाल और आगे कहा, तो आपको नहीं लगता आपको मुझे कुछ तकनीकी सीखने चाहिए? क्योंकि मैं पिछले 2 घंटों से यहाँ बैठा हुआ हूँ और आपने अभी तक मुझे कुछ नहीं सिखाया। जिसे सुन संत देवेश ने अपने हाथों में पकड़ी उस किताब को नीचे रख अपने चेहरे को अपने एक हाथ के सहारे मेज पर रखा। वह इस समय एक आलसी व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा पहला अध्याय सिखाया है। जिसे सुन माही ने असमंजस में संत देवेश की तरफ देखा। वह पिछले 2 घंटों से उसके सामने बैठ किताबें पढ़ रहे थे और वह चुपचाप बस उन्हें बैठे देख रही थी। इस चीज में उन्होंने उसे क्या सिखाया? वही माही के मन की बातें समझकर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने आज तुम्हें धैर्य कैसे रखा जाता है इस बारे में सिखाया है। जरूरी नहीं हमें अपने हर कार्य को करने के लिए जल्दबाजी करनी चाहिए। कई बार हमें अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए शांति और धैर्य की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने कार्य को अच्छी तरह अंजाम दे सके और हमें किसी मुसीबत का सामना भी ना करना पड़े। अचानक ही उन्होंने अपने हाथों से कुछ शक्तियां निकाल। इसके बाद वह दोनों उस स्थान से टेलीपोर्ट होकर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। आसपास बहुत घना जंगल था, जिसमें आरती भयानक जानवरों की आवाज से माही के करों तक पहुंच रही थी। माही ने अपनी नजर चारों तरफ की। इस समय वह उसे जंगल की एक ऊंची चोटी के ऊपर थे, जिससे वह जंगल के लगभग पूरे नजारे को देख सकते थे। तभी संत देवेश ने माही की नजरें सामने दिशा की तरफ करने के लिए कहा। जिसे समझ माही ने सामने की तरफ देखो, जहां एक बड़ा सा सांप एक बड़े से पेड़ के पास बैठा हुआ था। तभी वहां एक बड़ी छिपकली आई, जो बहुत सावधानी से आसपास देखकर चल रही थी। जब काफी समय तक उसे अपने आसपास कुछ नजर नहीं आया तो वह वहां विश्राम करने के लिए रुक गई, पर उसके ऐसा करते ही उस सांप ने झटके से छिपकली को निगल लिया। एक नई शिक्षा। अब आगे माही ध्यान से अपने सामने के नजारे को देख रही थी। तभी उसके कानों में संत देवेश की आवाज आई। इसे कहते हैं किसी चीज के लिए धैर्य रखना। ये सांप यहाँ बहुत समय तक सिर्फ इसलिए शांत बैठा रहा ताकि यह अपना सही समय आते ही अपने शिकार पर हमला कर सके। जरूरी नहीं हम हर चीज में जल्दबाजी करनी चाहिए। कुछ चीजों के लिए शांत मन और धैर्य की आवश्यकता भी पड़ती है। उस सांप ने अपने अपोनेंट को कमजोर नहीं समझा, बल्कि उसकी किसी गलती का इंतजार करने लगा और उसकी गलती को बाद में उसी के खिलाफ प्रयोग किया। माही बहुत ही ध्यान से संत देवेश की बातों को सुनती रही। वह जान गई थी कि उसने आज आक्रोश में आकर कुछ गलत फैसले लिए। वह उस समय इतने गुस्से में थी कि उसने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि वह लोग कितने ताकतवर और धूर्त है। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, बल्कि उसे अपने आसपास के लोगों की ज्यादा फिक्र थी। वह जान गई थी कि वह आज किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी और शायद वह संत देवेश के कारण ही आज बच गई थी। वरना हो सकता था कि आज ही सभी लोग मिलकर उसे सजा दे सकते थे या उसे अकादमी से बाहर भी निकाला जा सकता था और शायद गुरु धना आचार्य जी भी उसे नहीं बचा पाते। तभी संत देवेश की आवाज से माही अपने ख्यालों से बाहर आए। तुम्हें कभी भी अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत और कमजोरी दोनों का ही पता लगा लेना चाहिए, ताकि बाद में तुम उनका सामना अच्छे प्रकार से कर सको। कभी भी आक्रोश में आकर अपनी किसी कमजोरी को अपने दुश्मनों के सामने नहीं दिखाना चाहिए, वरना तुम्हारी एक गलती तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। संत देवेश ने धीरे धीरे माही को और की आवश्यक बातें समझाईं। कुछ और देर यूं ही बातें करने के बाद आखिरकार माही अपने कक्ष में वापस लौट आए। उसके दिमाग में अभी भी संत देवेश के शब्द गूंज रहे थे। जब आज वह प्रतियोगिता में जा रही थी, तब गुरु धना आचार्य जी ने भी उसे समझाया था कि आक्रोश में आकर कोई गलत फैसला ना ले। इसलिए माही ने अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश की थी, परंतु जब उसने रूपाली और उसके दोस्तों को देखा तो उसकी आंखों के सामने उसके दोस्तों का वह दर्द भरा चेहरा नजर आ गया, जिससे वह अपना काबू खो चुकी थी। उसे बस किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों का बदला चाहिए था। वह अपने दोस्तों के हर एक दर्द और तकलीफ का हिसाब उन सभी से लेना चाहती थी, ताकि उन्हें भी उसी दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़े जिससे इस समय उसके दोस्त गुजर रहे थे। इस समय माही अपने बिस्तर पर लेटी हुई सामने खिड़की से बाहर चांद की तरफ देख रही थी, जिससे उसके चेहरे पर पड़ती चांद की रोशनी उसे और भी ज्यादा खूबसूरत शांत दिखा रही थी। माही कुछ देर यूं ही अपनी खाली आंखों से चांद की तरफ देखते रही। इस समय उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, जिसके बावजूद भी उसका चेहरा बाहर से शांत और भावहीन नजर आ रहा था। अचानक माही ने लुक्स से कहा,
लॉक्स, मैंने जो तुम्हें जानकारी निकालने के लिए कही थी, क्या तुम्हें वह मिली? जिसे सुन लुकस, जो कुछ समय से अपने डाटा की सहायता से माही के दिए कार्य में लगा हुआ था, उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी बॉस, आपने जिस जिस व्यक्ति की जानकारी निकालने के लिए कहा था, मैंने उन सभी में से कुछ की जानकारी निकाली है। आपका शक सही था। ये राजा चंद्र सेन जितना बोला और दयालु राजा दिखता है, या उससे कई ज्यादा चतुर और चालाक इंसान है। इसने तो बहुत बड़े बड़े कांड किए हुए हैं। जिसे सुन अचानक ही माही की आंखें चमक उठी। यही तो वह चाहती थी कि उसके हाथों कुछ ऐसा लगे जिससे वह इन सभी की हस्ती ही मिटा दे। आज जब युद्ध मैदान में माही रूपाली और उसके दोस्तों को देख रही थी, तभी उसकी नजर उनके पास बैठे राजा चंद्रसेन पर पड़ी। वह बाहर से जितने सौम्य और कोमल भाव के व्यक्ति दिखे रहे थे, माही को वह सभी किसी छलावे के समान लग रहा था। जिसके बच्चे इतने निर्दय और खतरनाक हो सकते थे, उनके पिता का इतना सभ्य और अच्छा व्यवहार करना माही को कुछ हजम नहीं हो रहा था। वह जानती थी कि उसे रूपाली और उसके दोस्तों से अपना बदला लेने के लिए बीच और कई लोगों से भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वह पहले ही उन सब के बारे में जानना चाहती थी, ताकि वह किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचा। राजा चंद्रसेन से निकलती आभा माही को कुछ जानी पहचानी महसूस हुई थी, जिसे शायद वह सभी से छुपा रहे थे। उनके पास से निकलता ऑरा बहुत ही साफ साफ दिख रहा था, परंतु माही को यह सभी छलवा लगा रहा था, क्योंकि माही को यह अंदाजा हो गया था कि यह इस व्यक्ति की असल आभा नहीं है, क्योंकि यही आभा माही को उसे समय महसूस हुई थी जब वह छोटे ड्रैगन के सपनों में गई थी। तब उसे एक अजीब सी आभा का आभास हुआ था, परंतु उस समय उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु अब आज दोबारा माही ने इसी आभा को महसूस कर तो उसे राजा चंद्रसेन पर शक होने लगा था, क्योंकि पूरे मैदान में वह अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें देखकर ही माही का दिमाग अचानक ही सतर्क हो गया, क्योंकि उसके मन के कुछ हिस्से छोटे ड्रैगन की शक्तियों से मिल गए थे और वह उसी समय एक्टिव होते थे जब उसे अपने आसपास किसी खतरे का आभास होता था, जिससे उसका सामना पहले भी हो चुका है। इसीलिए उसने लुक्स को राजा चंद्रसेन की जानकारी निकालने के लिए कहा। लॉक्स ने अपनी बातों को आगे जारी रखते हुए कहा, राजा चंद्रसेन से पहले उनके सोतले बड़े भाई सोमचंद सेन समुद्र राज्य के राजा थे, पर अचानक ही एक दिन उन्हें एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, जिसका इलाज नामुमकिन था, जिससे कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, जो सभी के लिए काफी हैरान कर देने वाला मामला था। कुछ लोगों का कहना कि राजा सोम को असल में कोई बीमारी थी ही नहीं, उन्हें किसी प्रकार का जहर या कुछ ऐसा पदार्थ खिलाया गया जिससे वह इतने बीमार हो गए। कई प्रसिद्ध चिकित्सकों को बुलाकर उनका इलाज करवाया गया था, परंतु किसी को भी उनकी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं चला और कुछ ही समय में वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसे समय उनका पुत्र बहुत छोटा था, इसलिए राजगद्दी को राजा चंद्रसेन के हवाले कर दिया गया। उसी के बाद से राजा चंद्र ही समुद्र राज्य पर राज करते हैं और अब धीरे धीरे मुकुट राजकुमार, जो कि पहले राजा के पुत्र थे, उन्हें भी धीरे धीरे कई बीमारियों ने घेर रखा है, जिसका पता किसी को नहीं है। इसी तरह धीरे धीरे लुक्स ने बहुत सी और बातें माही को बताई। माही बहुत ध्यान से लुकास की सारी बातों को सुनती रही। माही जैसे जैसे लुकास की बातों को सुन रही थी, उसके चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कान आ गई, जो धीरे धीरे समय के साथ गहरी होती जा रही थी। आगे की योजनाओं के लिए बहुत से ऐसे राज पता चल गए थे जिससे वह अपने दुश्मनों जद से खत्म कर सकती थी। अगली सुबह आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन था, जिस पर आज टॉप 10 स्टूडेंट्स को चुना जाना था, जिनका मुकाबला प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला होगा। इसलिए सभी जल्दी से जल्दी प्रतियोगिता मैदान में पहुंच गए। कल के हुए हंगामा के बाद आज कुछ शांति भरा माहौल था। माही वे आज काफी शांत लग रही थी, जिसे देखकर लोगों को थोड़ी हैरानी तो हुई थी। अब आगे दूसरे दिन की प्रतियोगिता के लिए सभी लोग प्रतियोगिता मैदान में इकट्ठा होने लगे। इस समय प्रतियोगिता मैदान में काफी चहल पहल भरा माहौल बना हुआ था। तभी वहां पर प्रधानाध्यापक जी के आने की घोषणा की गई, जिसे सुन माही, जो बहुत समय से अपना सर नीचे सर झुकाए बैठी थी, उसने अचानक अपनी आंखें उठाकर प्रथम कक्षा आई की तरफ देखा। पर आज प्रधानाध्यापक जी अकेले थे, उनके साथ संत देवेश नहीं थे, जिसे देख पता नहीं क्यों पर माही को अपने दिल में आज एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जिसे महसूस कर माही ने जल्दी से अपने सर को झटक दिया। वह क्यों उस चालाक व्यक्ति के बारे में इतना सोच रही थी। वही प्रधानाध्यापक जी को देखकर वह आए सभी लोगों ने उठकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। वही प्रधानाध्यापक जी के आने के कुछ समय बाद ही संचालक ने प्रतियोगिता को शुरू करने का ऐलान कर दिया। आज की प्रतियोगिता की है खास बात थी कि कोई भी स्टूडेंट अपने अपोनेंट को खुद चुन सकता था, जिसके लिए बहुत से शिष्य घबराए हुए भी थे और कुछ बहुत अधिक खुश भी कि आज वह अपने दुश्मनों को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए संचालक ने संख्या के मुताबिक शिष्यों को बुलाना शुरू किया। संख्या के मुताबिक पहला नंबर राजकुमार अंश का आया, जिसे देख संचालक ने उन्हें युद्ध घेरे में आने को कहा, जिसे सुन अंश बहुत ही घमंड से चलते हुए
युद्ध मैदान की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते से गुजरते हुए अचानक ही युग एक स्थान पर आकर रुक गया, जिसे देख सभी ने असमंजस में उसकी तरफ देखा कि आखिर वह ऐसे बीच रास्ते में अचानक क्यों रुक गया। तभी यश ने अपनी तिरछी घमंड भरी नजरों से अपने सामने की तरफ देखा, जहां एक लड़का जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह चुपचाप अपना सर झुकाए सामने स्थान पर बैठ हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं माही थी, जिन्हें इन लोगों की बेवकूफिया से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आज बहुत शांति से अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक आकृति आकर रुकी, जिसे देख माही ने अपनी आंखें उठकर ऊपर की तरफ देखा तो सामने यश को देखकर माही शांति से उसे देखने लगी। वही माही को अपने आप को ऐसे आलसी नजरों से देखना, जैसे वह उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। अचानक यश की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई। क्या इस लड़के को यह डर नहीं था कि आज वह उसे अपना अपोनेंट चुनकर उसे यहां हरा सकता था? जब बहुत देर तक उसे माही की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो अंश ने थोड़े गुस्से में संचालक की तरफ देखते हुए कहा, श्रीमान संचालक जी, मैं अपने अपोनेंट के रूप में रुद्रा को चुनता हूं। आज मैं यहां रुद्र को चुनौती देता हूं कि वह आए और मेरे साथ युद्ध करे। वही अंश की बातें सुन प्रतियोगिता मैदान में अचानक की शांति पसर गई। जो लोग यहां कल आए थे, उन सभी को पता था कि माही ने कल कितनी बुरी तरीके से यश को मारा था। कुछ लोगों ने तो यहां तक सुना कि रुद्र की मार खाने के बाद यश अब कई महीनों तक अपने बिस्तर से उठने में भी असमर्थ है, जिसे सुनकर ही कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि रुद्र ने यश को कितने बेरहम तरीके से मारा होगा कि आज उसकी दशा इतनी बुरी है। इसीलिए अचानक राजकुमार अंश के रुद्र को चुनौती देने से एक पल के लिए सभी शांत हो गए। तभी अंश के कुछ साथियों ने अपने आसपास बैठे लोग के चेहरे के भावों को देखते हुए उन्हें तुरंत समझाते हुए कहा कि अंश कितना शक्तिशाली है। वह अकेला ऐसा न्यू स्टूडेंट था जिसके पास 2 से अधिक तत्वों की शक्ति थी, इसीलिए वह रुद्र से भी कई ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है। जिसे सुन अब धीरे धीरे लोगों ने भी उनकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि जरूर आज अंश रुद्रा को बहुत बुरी तरह हारने वाला है। वही अंश को अपने आप को चुनौती देता देख माही ने कुछ नहीं कहा। अब शिकार खुद उसके पास शिकार होने के लिए आ रहा था, तो वह कैसे उसे मना कर सकती थी। माही तुरंत अपने स्थान पर खड़ी हुई और प्रतियोगिता मैदान की तरफ बढ़ गई, जिसे देख ये साफ था कि उसने अंश की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। वही ये देख अंश के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसे यही लग रहा था कि आज वह रुद्र को मारकर अपने दोस्त का बदला लेगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि माही के पास उससे भी अधिक शक्तियां हैं। क्योंकि माही ने यह बातें अभी किसी को बताई ही नहीं था कि उसके पास कितने तत्व की शक्ति है, और ना ही गुरुधानाचार्य जी ने किसी के सामने इस बात का जिक्र किया। वह इस बात को राज रखना चाहते थे ताकि युद्ध के समय माही को एक अच्छा मौका मिल सके और उसका अपोनेंट आसानी से हार जाए। इस समय माही और अंश एक दूसरे के सामने खड़े थे, जिनके बीच में संचालक उन्हें खड़े होकर नियम बता रहे थे। उन्होंने खासतौर पर माही की तरफ देखते हुए उसे सख्त शब्दों में कहा कि वह अपने अपोनेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, जब तक कि बात उसकी जान पर ना हो। जिसे सुन माही ने कुछ नहीं कहा। वह शांति से वहां खड़ी प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करने लगी। वही अंश आज अपने पूरे जोश में था। उसके उत्साह को और बढ़ाने के लिए उसके दोस्त बार बार उसके नाम की जय जयकार कर रहे थे। वही ऊपर बैठे राजा चंद्रसेन और उनके पास बैठे रूपाली दोनों ही खेल मैदान की तरफ देख रहे थे। तभी राजा चंद्रसेन ने रूपाली की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे समझ रूपाली ने अपनी पलकों को झपका कर उन्हें किसी चीज के लिए भरोसा दिखाया और तुरंत नीचे खेल मैदान की तरफ देखने लगी। तभी संचालक की आवाज से सभी का ध्यान दोनों पर गया। प्रतियोगिता शुरू की जाए, संचालक की आवाज आए, जिसे सुन दोनों ही प्रतिद्वंदियों ने अपनी अपनी शक्तियां निकालकर एक दूसरे पर वार करना शुरू किया। इस समय खेल मैदान में तलवारों के आपस में टकराने और उनसे निकलते चिंगारी की आवाज ने चारों तरफ मैदान में एक खतरनाक माहौल बना दिया था, जिससे वहां बैठे लोगों की दिलचस्पी इस प्रतियोगिता में और अधिक बढ़ रही थी। अब बीच बीच में दोनों ही अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर वार भी करना शुरू कर दिया। तभी अंश ने अपनी जल शक्ति का प्रयोग कर एक बड़े से सांप का निर्माण कर तेजी से माही की तरफ भेजा, जिसे देख सभी उसकी वाहवाही करने लगे, क्योंकि अंश ने एक साथ कई पानी के विशाल सांपों को माही की तरफ वार करने के लिए भेजा था। पर अचानक ही सभी की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि माही ने कुछ ही पलों में उन सांपों को बर्फ में जमा दिया। सभी लोग इस बात से बहुत हैरान थे कि माही के बर्फ का प्रयोग भी कर सकती थी, जिसके लिए उसके पास वायु और जल की शक्ति का होना जरूरी था, जिन दोनों शक्तियों को मिलाकर ही वह बर्फ का निर्माण कर सकती थी। जिससे लोगों को यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि उसके पास वायु शक्ति के साथ साथ जल तत्व की भी शक्ति है, जो सभी के लिए बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ऐसी खास शक्ति केवल राज परिवार में ही पाई जाती थी। परंतु यहाँ सभी को पता था कि माही किसी भी राज परिवार से नहीं है, वह तो एक अनाथ थी, तो उसके पास इतनी अनोखी शक्तियों का होना सच में लोगों के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं था।
वही यही हाल ऊपर बैठे राजा चंद्रसेन और रूपाली का भी था। उन्हें अंदाजा ही नहीं कैसे अनाथ लड़के के पास इतनी खास शक्तियां भी है, जिन्हें सोचकर अचानक राजा चंद्रसेन की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी। प्रतियोगिता मैदान में वही अपने वार को असफल जाता देख अंश गुस्से में एक बार फिर वही वार करने के लिए आगे बढ़ा। वह उसका खास और शक्तिशाली वार जिसे वह इतनी आसानी बर्बाद नहीं होने दे सकता था। इसीलिए उसने तेजी से जल की कई धाराओं को माही की तरफ भेजा। ये सब वह बहुत जल्दी और दुगनी रफ्तार की प्रयोग करके किया जा रहा था, जिसे देख माही को अचानक कुछ शक हुआ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपना वार तैयार करने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। परंतु जिस प्रकार से अंश एक के बाद एक लगातार माही पर किया जा रहा था, उसे देखकर अब माही को उसे ऊपर कुछ शक होने लगा, क्योंकि गुरुधना आचार्य जी ने एक बार माही को बताया था कि ऐसा तभी हो सकता है जब आप किसी खास उपकरण का प्रयोग कर रहे हो जो कि प्रतियोगिता में प्रतिबंध था। वह लोग प्रतियोगिता में किसी भी बाह्य उपकरणों का प्रयोग नहीं सकते थे। वहीं अब अंश को खुलेआम इस तरह बेशर्म से दूसरों की आंखों में धूल झोंकती देख माही की आंखें सख्त हो गई। आज वह मुकाबला बहुत ही धैर्य और शांति से करना चाहती थी, पर शायद ये लोग चाहते ही नहीं थे कि वह उन्हें आसानी से छोड़ दे। इसलिए अचानक ही माही ने अपनी अग्नि शक्ति का प्रयोग कर एक साथ 3 बड़े बड़े अग्निगोलों का निर्माण किया और अंश के कुछ समझने से पहले ही तीनों दिशाओं से उसके ऊपर वार कर दिया, जिसे देख अंश अचानक ही हड़बड़ा गया। वह अपनी जीत की खुशी में इतना मगन हो गया था कि उसने माही को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। उसने जल्दी से अपना होश संभालते हुए अपने पास आते अग्निगोलों से बचने लगा। 2 गोलों से बचने के बाद उसने एक रात की भरी सांस ली, पर शायद वह तीसरे वार को भूल गया था। तभी उसके पीछे से एक तेज अग्नि का गोला आगे की तरह बढ़ा और उससे ज्यादा टकरा गया, जिसे देख प्रतियोगिता देखने आए लोग अचानक ही अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, क्योंकि इस समय खेल मैदान में बहुत ही भयंकर धमाका हुआ था, जिससे कुछ समय तक खेल मैदान भी हिल गया था। किसी ने भी इतनी भयंकर धमाके की उम्मीद नहीं, जिससे बहुत से लोग डर गए और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं कुछ लोग तो अभी भी सदमे में खड़े नीचे मैदान की तरफ देख रहे थे। इस छोटे से लड़के के पास 2 तत्वों की नहीं अपितु 3 तत्वों की शक्ति थी, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया। वहीं ऊपर बैठे राजा चंद्रसेन और रूपाली अचानक हुए हमले से थोड़े से दहल गए। उनके आसपास का स्थान बुरी तरह हिलने लगा, इसलिए उन्हें संभालने में थोड़ा समय लगा। तभी राजा चंद्रसेन की नजर प्रतियोगिता मैदान में गई, जहां चारों तरफ कुछ दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। अपने बेटे को इस तरह हरता देख राजा चंद्रसेन जल्दी से अपने स्थान से खड़े हुए और खेल मैदान की तरफ भागे, जिनके पीछे रूपाली भी अपने भाई को देखने के लिए भागी। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। अब आगे ऊपर बैठे राजा चंद्रसेन भोंत और रूपाली जो नीचे हो रही प्रतियोगिता को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अंश किस तरह माही को बुरी तरह हर रहा है, तो उनके चेहरे पर एक विजय मुस्कान आ गई। रूपाली को पता था कि आज वह अपने अपोनेंट को खुद चुन सकते हैं, इसलिए उसने अंश को सुझाव दिया कि वह आज रुद्र से प्रतियोगिता लड़े और किसी भी तरह प्रतियोगिता की आड़ में आज रुद्र को खत्म कर दे, क्योंकि वह अब इस गरीब अनाथ लड़के को खुद से ऊपर जाता नहीं देख सकती थी। उसे हमेशा ही एक ही चीज सिखाई गई थी कि राज परिवार के लोग ही सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान होते हैं। वह जन्म से ही निचले तबके के लोगों पर राज करने के लिए ही पैदा होते हैं। वह लोग हमेशा ही उनसे कमजोर और उनकी सहायता के लिए भीख मांगते हैं, इसलिए उन लोगों की वह मदद कर, वह उनके ऊपर उपकार करते हैं और उनके ऊपर राज कर उन्हें जीने का सही तरीका सीखता है। पर जब से वह रहस्यमय अकादमी में आई थी, तब अपने से ऊपर किसी निचले तबके के लोगों को ऊपर बढ़ता देख उसे यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि आखिर कैसे ये कमजोर लोग उनकी बराबरी कर सकते हैं। इसी जलन के कारण रूपाली ने माही के दोस्तों को मरने के लिए उस जंगल में छोड़ दिया था, और शायद इसी कारण आज उसने अपने भाई अंश को वह खास उपकरण दिए थे ताकि वह उनका प्रयोग कर रुद्र को उनके रास्ते से हटा सके। क्योंकि अगर राजघरानों के लोगों में यह बात फैल गई कि वह एक साधारण से व्यक्ति से हार गए, तो यह उनके लिए बहुत ही शर्म की बात होगी, जिसके लिए वह आज किसी भी प्रकार के सही या गलत कार्य को करने से पीछे नहीं हट रही थी। पर जब उसने अचानक ही बाजी को अपने हाथों से जाता देखा, तो वह घबरा गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र के पास इतनी शक्तियां होगी, क्योंकि उसने हमेशा ही ये दिखाया गया था कि शक्तिशाली शक्तियां केवल राज परिवार के लोगों को ही मिलती है। तो एक आम से लड़के के पास इतनी सारी शक्तियां होना सभी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। तभी सभी का ध्यान नीचे मैदान पर गया, जहां माही ने अपनी पूरी ताकत से अंश पर वार किया था, जिससे वह डर गई और तुरंत नीचे प्रतियोगिता मैदान की तरफ भागी।
इस समय चारों तरफ धूल भरा माहौल था, जिसमें किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। तभी संचालक में आगे आते हुए तुरंत उसे धूल भरे माहौल को हटाया, जिससे सभी की नजरें प्रतियोगिता मैदान पर जम गई। मैदान के बीचों बीच एक बहुत ही गहरा और विशाल गड्ढा हो गया था, जिसे और पास से देखने पर लोगों को एक आकृति उसे गड्ढे में दिखाई दी, जो बुरी तरह धूल से गिरी हुई थी। धीरे धीरे वहां का नजारा साफ हुआ और लोगों की नजर अपने सामने दिख रहे नजरे पर टिक गई। उसे गड्ढे के बीचों बीच समुद्र राज्य के राजकुमार अश बेहोश पड़े थे। उनके शरीर में इस समय कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी, जिसे देख कुछ लोग घबरा गए। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद उसकी जान जा चुकी है। तभी वहां एक तेज आवाज के साथ राजा चंद्रसेन उस विशाल गड्ढे की तरफ भागे। इस समय उनके चेहरे पर न तो एक राजा होने का घमंड था और न ही एक शक्तिशाली योद्धा होने का गुरूर। इस समय उनके चेहरे पर बस अपनी संतान को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने जल्दी से जाकर अंश को संभाल और अपनी शक्तियों से उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। कुछ समय की खुशियों के बाद अंश ने अपनी आंखें खोली, पर तुरंत ही बंद कर ली, जिसे देख राजा चंद्र गुस्से में माही की तरफ पलटे। इस समय उनके चेहरे पर माही के लिए नफरत और घृणा साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखें किसी खूंखार जानवर की लाल हो चुकी थी, जिसे उन्होंने अपने पीछे खड़े लड़के की तरफ देखा, जो इस समय उसी गड्ढे के बाहर से उनकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में ना तो कोई पछतावा था और ना ही किसी का डर। उसकी आंखें हमेशा की तरह ठंडी और भावहीन थी, जो एकटक राजा चंद्रसेन की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए तो वह घबरा गए। पता नहीं क्यों, पर अचानक ही उन्हें इन काली आंखों से एक खतरा महसूस हुआ, परंतु जल्दी ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। पर तभी अचानक रूपाली ने आगे बढ़ते हुए बिना किस वार्निंग के माही पर हमला करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही तेजी से माही के ऊपर वार किया जा रही थी। उसकी आंखें में इस समय माही के लिए के बस नफरत ही नजर आ रही थी। उसने अपनी पूरी शक्तियों से माही के ऊपर हमला करना शुरू किया। वही ऐसे अचानक हुए हमले से माही संभाल नहीं पाए और कुछ कदम दूर हो गई। उसका पूरा ध्यान उसे समय राजा चंद्रसेन पर था, इसलिए उसका ध्यान रूपाली की तरफ गया ही नहीं, जिसने इसी मौके का फायदा उठाकर माही के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। जिसे देख माही, जो अभी तक शांत थी, अचानक ही उसकी काली आंखों में एक खतरनाक जानलेवा चमक उठी। उसकी आंखें ठंडी हो गई और उसने तेजी से अपनी जगह से गायब हो गई, जिससे रूपाली का वार खाली चला गया। वही माही को इस तरह गायब होता देख रूपाली उसे आसपास ढूंढने लगे। अचानक एक काली परछाई बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने एक जोरदार लात रूपाली के पेट पर दे मारी, जिस कारण वह अपने स्थान से घिसटते हुए मैदान की दीवार पर जा लगी, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का उसकी चाल को समझकर उस पर इतनी जल्दी वार करेगा। उसका किया हुआ वार बहुत ही ताकत से किया गया था, जिस कारण रूपाली की हालत थोड़ी खराब हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कुछ हड्डियां टूट गई है। उसका मुंह इस समय पूरा खून से भरा हुआ था। अचानक उसकी आंखें के आगे अचानक ही धुंधलापन छाने लगा। तभी उसकी नजर सामने से आती खाली परछाई पर करे, जिसे देख आज पहली बार रूपाली को अपने किए गए फैसले पर अफसोस हो रहा था। अब उसे डर लगने लगा था कि कहानी ये लड़का आज उसे यही मारना दे, क्योंकि अब उसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं बची थी। माही का वार इतना सटीक और खतरनाक था कि उसने रूपाली की पसलियों तक को तोड़ दिया था, जिसका दर्द रूपाली के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वही माही, जो इस समय बहुत गुस्से में थी, वह धीरे धीरे रूपाली की तरफ बढ़ रही थी। उसके डर के कारण मैदान की दीवार से बिल्कुल चिपक गई थी। माही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और अपने पंजों के बाल उसके सामने बैठ गई। आज उसे रूपाली की आंखों में अपने लिए घृणा और तिरस्कार की जगह डर नजर आ रहा था, जिसे देख माही के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई, जो रूपाली को किसी मौत की रानी से काम नहीं लग रही थी। इस समय माही की काली आंखें हौ की सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। माही ने मुस्कुराते रूपाली के बालों को पकड़कर उसका सर ऊपर की तरफ किया, जिससे रूपाली की एक चीज निकल गई, क्योंकि इस समय माही ने बहुत ही मजबूती से उसके बालों को पकड़ा हुआ था। तभी एक रूह को कपा देने वाले डरावनी और ठंडी आवाज रूपाली के कानों में, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के साथ खेल खेलने का। जिसे सुन रूपाली ने डरते हुए माही की तरफ, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करूंगी और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? अगर तुम एक राजा की बेटी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम भगवान बन चुकी हो। मैं आज तुम्हें तुम्हारी ही दवा का ऐसा स्वाद चखाऊंगा कि तुम आजीवन इस स्वाद को कभी नहीं भूल पाओगी। ये तुम्हें इतना दर्द देगा कि तुम लोगों से मरने के लिए भीख मांगी। इस दर्द से अच्छा तो तुम्हें मार दो, पर मेरा वादा है मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मरने भी नहीं दूंगा। अगर मैं तुम लोगों को जीते जी नरक के दर्शन नहीं कराए तो मैं रुद्र नहीं। जितनी तकलीफ तुमने मेरे अपनों को दी है, उससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ मैं तुम्हें सूट समेत वापस करूंगा। याद रखना, आज से तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मैं करूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों का भगवान बनाकर उनकी जिंदगी और मौत का फैसला करने का, तो आज से तुम लोगों का भगवान मैं।
ये सब कहते हुए माही का चेहरा बहुत ही भयानक और खतरनाक लग रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी जो उसे किसी डेविल से काम नहीं बना रही थी, जिसे देख रूपाली अपनी जगह पर जम गई। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी आंखें उठाकर रुद्र की उन काली भयानक आंखों में देख सके, जो आज उसकी रूह तक को खींचने की ताकत रखती थी। वह समझ गई थी कि शायद रुद्र को पता चल गया है कि उसने उसके दोस्तों के साथ क्या क्या है, जिसे सोच सोचकर ही रूपाली का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी मुलाकात कभी किसी इतने निर्दय इंसान से होगी। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज ने मैदान की शांति को चीरते हुए सभी के कानों को खोल दिया, जो भूत बने इसकी तरफ देख रहे थे। यह थप्पड़ रूपाली के चेहरे पर पड़ा था, जिसने रूपाली के जबड़े तक को हिला डाला। इस समय रूपाली का चेहरा सूजन के कारण लाल और भयंकर नजर आ रहा था। ऊपर से माही ने उसके बालों को इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि उसके कुछ बाल टूटकर तो माही के हाथों में भी आ गए थे। तभी माही ने अपने पास से एक छोटी सी नीडल निकाली और बहुत ही बेरहमी से रूपाली की गर्दन में घुसा दी, जिससे एक तेज पूरे प्रतियोगिता मैदान में गुज गई। इस समय मैदान में मौजूद लोग अपनी आंखों में डर और घबराहट लिए सामने के नजारे को देख रहे थे, जो रूपाली की चीज से अपने सदमे से बाहर आए। वही राजा चंद्रसेन, जो अपने बेटे को इस हालत में देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध को चुके थे। अपनी बेटी की दर्द भरी चिक सुनकर उन्होंने भी पीछे पलट कर देखा। वही अपने सामने एक नजरे को देख उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इस समय रूपाली मैदान की दीवार से लगी हुई थी। उसका पूरा चेहरा खून से लटपट हो गया था, जिससे ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसे मारा है। वह अपने दाएं हाथ को पकड़े हुए अपनी आंखों में डर लिए सामने की तरफ देख रही थी, क्योंकि माही ने रूपाली के इस हाथ को तोड़ दिया था, जिस हाथ से उसने उसके दोस्तों को हाथ लगाया था, जिसे देख सभी लोग उसके सामने खड़े लड़के के लिए तरफ देखने लगे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके सामने खड़ा ये छोटा सा लड़का इतना ज्यादा भयानक और निडर हो सकता है। सभी जानते थे कि कोई भी व्यक्ति राज परिवार से दुश्मनी लेकर जीवित नहीं रह सकता था, और ये छोटा सा लड़का तो बार बार उन्हें चुनौती दिए जा रहा था। वही अपनी बेटी को इस तरह दर्द में तड़पा देख राजा चंद्रसेन ने गुस्से में पागल हो चुके थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके होते हुए किसी ने उनके परिवार पर हमला किया हो और वह उन्हें बचा भी नहीं पाए। एक तरफ अपने बेटे और दूसरी तरफ अपनी बेटी की हालत होता देख वह लगभग अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। अब वह किसी भी हालत में अपने सामने उसे लड़के को तड़पा तड़पकर मारना चाहते थे। अचानक उन्होंने अपनी जल शक्ति से माही की तरफ वार किया। यह जो वार बहुत ही घातक और जानलेवा था। अगर यह वार आज माही को छू गया तो कोई नहीं जानता था कि वह जीवित भी बच पाएगी या नहीं। तभी उस वार को अचानक ही किसी ने बीच में रोक लिया, जिसे देख जिन लोगों ने अभी डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी, उन्होंने तुरंत दूसरी दिशा में देखा, जहां एक नीला बागा पहने व्यक्ति खड़ा हुआ था। इस समय उसके सुंदर चेहरे पर बहुत ही कठोर और जानलेवा भाव बने हुए थे। उसने गुस्से में पलटते हुए अपनी लाल हो चुकी अंबर आंखों से सामने खड़े राजा चंद्रसेन की तरफ देखा। वही अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर राजा चंद्रसेन अपनी जगह पर बर्फ के समान जम गए। उसे व्यक्ति की आंखों से निकालते वह खतरनाक आभा अचानक उनका दाम घोटने लगी, जिससे उन्हें अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। उस दर्द और तकलीफ के कारण अचानक ही राजा चंद्रसेन जमीन पर गिर पड़े। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके शरीर पर 100 पहाड़ों का बोझ डाल दिया हो, जो धीरे धीरे उनकी जान ले रहा है। इस समय उनका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वह अपने घुटनों के बल बैठे सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। वही सामने खड़ा व्यक्ति अपनी आंखों में अंगारे लिए एक तक राधा चंद्रसेन को देख रहा था। तभी एक छोटे से हाथ में उसके नीले बागे पकड़कर खींचा, जिसे महसूस कर संत देवेश, जो इस समय बहुत अधिक क्रोध में थे, जिस कारण उनके शरीर से एक बहुत खतरनाक आभा निकल रही थी, जिसने मैदान में खड़े सभी लोग का दम घोट दिया था। इस खतरनाक ऑरा के कारण उन सभी को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। अचानक ही उनके शरीर से निकलती वह खतरनाक आभा शांत हो गई। उन्होंने अपनी शांत आंखों से पीछे पलटकर देखा, जहां माही एक टक का उन्हें ही देखे जा रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि संत देवेश अचानक कहीं से आकर उसे बचा लेंगे। जब उसने आज उन्हें प्रतियोगिता में नहीं देखा तो उसे लगा शायद वह वहां से जा चुके हैं, पर अचानक ही उन्हें अपने सामने देखकर पता नहीं क्यों, पर माही के दिल में पहली बार एक अजीब से एहसास उमड़े, जैसे कोई है जिस पर वह बेफिक्र होकर अपने आप को छोड़ सकती है, जो उसे हर खतरे से बचा सकता। जब राजा चंद्रसेन ने उसे पर हमला किया था तो वह तुरंत उस वार के लिए तैयार हो गई थी। उसने आज ठान लिया था कि वह चंद्रसेन और उसके परिवार का खात्मा आज अब आगे। कुछ समय पहले अपने किसी कार्य के कारण संत देवेश आज प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाए थे, परंतु जब उनके कार्य समाप्त हुए तब वह माही की प्रतियोगिता देखने के लिए प्रतियोगिता मैदान में आ गए, जिस कारण माही की उन पर नहीं गई थी।
क्योंकि आज मैं प्रधानाध्यापक जी के साथ नहीं बैठे थे। उन्होंने प्रतियोगिता शुरू होने से आखिर तक सभी चीजों को ध्यान से देखा था। वह ये भी समझ गए थे कि राजकुमार अंश लोगों की आंखों में धूल झोंककर बाहरी उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, पर उन्हें तब तक इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक बात उनकी छोटी बिल्ली पर न आए, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी छोटी बिल्ली बहुत बुद्धिमान है। वह आसानी से बच्चे वाले खेल को पार कर सकती है। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ती गई, अचानक उनकी आंखें गहरी होती गई। जब संत देवेश ने देखा कि अपने पुत्र की गलती होने के बावजूद भी राजा चंद्रसेन माही पर हमला कर रहे हैं, तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। इस छोटे से राजा की हिम्मत कैसे हुई माही को परेशान करने की? और तभी राजा चंद्रसेन ने माही पर घातक हमला किया, तो वह तुरंत ही माही को बचाने के लिए प्रतियोगिता मैदान में प्रवेश कर गए। अचानक संत देवेश को आता देख प्रधानाचार्य जी, जो अपने आसपास का माहौल देखकर काफी परेशान हो गए थे, वह अचानक ही अपने स्थान पर रुक गए। वह जानते थे कि संत देवेश के यहाँ होने से वह माही को कुछ नहीं कह सकते थे, और शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि अंश ने आज की प्रतियोगिता को गलत तरीके से लड़ा है। और इसी बीच रूपाली का ऐसे माही पर हमला करना उचित नहीं था। जो मामला पहले शांति से सुलझाया जा सकता, अब अपने सामने की अवस्था को देखकर प्रधानाचार्य जी को कहीं ना कहीं अंदेशा हो चुका था कि यह विवाद आगे किसी युद्ध में भी बदल सकता है। परंतु अभी उनके हाथों में कुछ नहीं था। बेशक वह जानते थे कि उसे छोटे लड़के को संत देवेश की प्रोटेक्शन में है, पर अभी प्रधानाचार्य जी को भी माही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जिस समय से अकादमी में आया था, तभी से ही उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, पर वह चाहते हुए भी उसे कुछ नहीं कह सकते थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी कुछ सोचकर प्रधानाचार्य जी तुरंत प्रतियोगिता मैदान की तरफ बढ़ गए। वही अपने सामने हो रहे हंगामा को देखकर गुरु धना आचार्य जी भी जल्दी से प्रतियोगिता मैदान की तरफ बढ़े, क्योंकि अब उन्हें भी माही के लिए डर लगने लगा था कि कहीं वह किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। वही प्रतियोगिता मैदान में इस समय मामला बहुत गर्म था। संत देवेश की पकड़ से छुट्टीते ही राजा चंद्रसेन एक बार फिर क्रोधित हो आ गए। उन्होंने जल्दबाजी में अपने हाथों का इशारा कर हवा में एक तीर छोड़ा, जिसे देखते ही लोग समझ गए राजा चंद्रसेन अब यहाँ अपनी राजशाही सैनिक को यहाँ बुला रही है। सभी को पता था कि वह सैनिक कितने खतरनाक और निर्दयी है। समुद्र राज्य के राजशाही सैनिकों की कहानी दूर दूर के देश में प्रसिद्ध थी। समुद्र राज्य अपने सुंदर वातावरण और अपनी ताकतवर सेवा के कारण बहुत प्रसिद्ध था। समुद्र राज्य के सभी सैनिकों ने बहुत से खतरनाक युद्ध लड़े थे, जिसके बाद उन लोगों के अंदर कोई भी दया भावना नहीं थी। वह अपने कुशल बाल और युद्ध नीति के लिए जाने, जो बड़े से बड़े राज्यों को अपने घुटनों पर लाने पर मजबूर कर सकते हैं, परंतु वह सिर्फ अपने राजा का आदेश सुनते हैं और उनके लिए वह सभी अपनी जान भी देने से पीछे नहीं हटते। वही मामले को इस तरह बिगड़ देख प्रधानाचार्य जी ने तुरंत आगे आते हुए एक नजर संत देवेश को देखा, जो इस समय शांत दिख रहे थे। इस समय उनका पूरा ध्यान माही पर था। वह ध्यान से माही को देख रहे थे कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। वही उन दोनों को इतना शांत और सभी को नजरअंदाज करते हुए देखकर प्रधानाध्यापक जी के माथे पर बल पड़ गए। क्या इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने अभी क्या क्या किया है और यह मामला कितने आगे बढ़ सकता है? जिसे सोच प्रधानाध्यापक जी ने एक गहरी सांस लेते हुए राजा चंद्रसेन की तरह देखा, जो अपने गुस्से में पागल हुए जा रहे थे। जिन्हें देख प्रधानाध्यापक जी ने अपना गला साफ करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थी होते हुए कहा, राजा चंद्रसेन, हम सभी बैठकर बातें करते हैं। हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला दोनों में से किसी पक्षों के लिए ठीक नहीं है। वही प्रधानाध्यापक जी की बातें सुनकर राजा चंद्रसेन ने एक नजर अपने सामने खड़े उन दोनों व्यक्तियों पर डाली जो इस सारे विवाद की जड़ थे, परंतु उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका इन सब से कोई लेना देना ही ना हो। उन दोनों तो वहां खड़े सभी लोगों को पूरी नजरअंदाज कर दिया था, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। जिसे देख राजा चंद्रसेन, जो प्रधानाध्यापक जी की बातें सुन थोड़े शांत हुए थे, उनकी आंखें गुस्से और हैरानी में एक बार फिर लाल होने लगी। क्या इन दोनों ने उन्हें इतना कमजोर समझ लिया था? माही और संत देवेश के ऐसे अपने आप को नजरअंदाज करने से उन्हें यह अपना अपमान लग रहा था। उन्होंने थोड़े गुस्से में अपने सामने खड़े दोनों पुरुषों को देखते हुए कहा, गुरुदेव, अब यहाँ कोई फैसला नहीं होगा। मुझे इंसाफ चाहिए और मेरा इंसाफ यही आप इस छोटे लड़के को मेरे हवाले कर दे। इसने राज परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए हमारे देश के कानून के तहत यह एक राजद्रोह है और इसको सजा देना मेरा कर्तव्य है। इस लड़के को राज परिवार को नुकसान पहुंचाने और उनकी जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। राजा चंद्रसेन को इतना उग्र होता देख अब प्रधानाचार्य जी को थोड़ी परेशानी होने लगी। उन्होंने अपनी आंखों के कोने पीछे खड़े संत देवेश पर एक नजर डाली, जो इस समय चुपचाप माही की तरफ देख रहे थे। इस समय वह कहीं से भी क्रोधित नहीं लग रहे थे।
जिसे देख उन्होंने एक गहरी सांस ली और राजा चंद्रसेन को समझने की कोशिश करते हुए कहा, राजा चंद्रसेन, आप जानते हैं कि इसमें गलती आपके परिवार की भी है, इसलिए हम एक पक्ष के फैसले से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। वही प्रधानाध्यापक की बातें से अब सुन राजा चंद्रसेन की कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई अब उनसे क्या कहता है, उन्हें बस किसी भी कीमत पर यह लड़का चाहिए था। जब पहले उन्होंने इस लड़के की शक्तियां देखी थी, उन्होंने तभी सोच लिया था कि किसी भी तरह इस छोटे लड़के को अपने कब्जे लेकर इसकी सभी रहस्यमय शक्तियों को हासिल करेंगे। परंतु जब इस लड़के ने उसके बेटे और बेटी दोनों को ही हानि पहुंचाए, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए और ही नहीं सकता था कि वह इस लड़के को अपनी कैद में ले। इसलिए आज वह किसी भी कीमत पर माही को नहीं जान देना चाहते थे। उन्होंने थोड़े कठोर शब्दों में प्रधानाध्यापक की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ आए सभी लोगों ने देखा है कि इस लड़के ने किस तरह पहले मेरे पुत्र को घायल किया और फिर मेरी पुत्री को, और उसके बाद इसने मुझ पर यानी समुद्र राज्य के राजा पर भी वार करने का प्रयास किया। और एक राजा का अपमान समस्त प्रजा का अपमान होता है, इसलिए अगर आज आपने इस लड़के को हमारे हवाले नहीं किया तो समुद्र राज्य और रहस्यमय अकादमी के बीच के सारे रिश्ते आज यही खत्म हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे या किसी को भी कुछ बताने या समझने की जरूरत है। ये लड़का बहुत ही निर्दय और खूंखार है, पर ऐसे लोगों को जल्द ही उनका सबक सिखा देना चाहिए, वरना ये सभी के लिए खतरा बन सकते। राजा चंद्रसेन ने अपनी बातों को इस तरह घूमकर कहा था कि जो लोग अभी तक माही के डर से शांत बैठे थे, अचानक ही सभी क्रोधित में भर गए। सभी ने एक स्वर में चिल्लाना शुरू किया कि छोटे लड़के को सजा दी जाए और इसे राजा चंद्रसेन के हवाले कर दिया जाए। जिसे सुन चंद्रसेन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, जो शायद वहां खड़े कैसे भी व्यक्ति ने नहीं देखी थी। सभी का ध्यान एक इस समय माही पर बना हुआ था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।